Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं फुल पैकेज सीरीज का चैप्टर नंबर 6। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता फुल पैकेज सीरीज क्या है, तो देखिए सीबीएसई ने थोड़े टाइम पहले एक सैम्पल पेपर रिलीज किया था जिसके थ्रू हमें पता चला कि पैटर्न क्या फॉलो होने वाला है इस बार 12th बोर्ड्स का, राइट। मतलब आपका 12th बोर्ड का एग्जाम किस तरह का आने वाला है हमें वो सैम्पल पेपर से पता चल गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना हर चैप्टर का वही पैटर्न फॉलो करते हुए, जिस पैटर्न से उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे क्वेश्चन फॉलो करते हुए हम एक अलग से सीरीज निकाले। तो फुल पैकेज सीरीज में हमने कुछ नहीं किया, सैम्पल पेपर वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए हर चैप्टर के सेम वे में क्वेश्चंस निकाल दिए। एमसीक्यू जैसे वहां पे थे यहाँ पे हैं, सब्जेक्टिव जैसे वहां पे थे यहाँ पे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन जैसे वहां थे यहाँ पे हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जैसे वहां थे यहाँ पे हैं। तो इसमें आपको हर एक चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक साथ मिल जाएंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक इसकी बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि 5 चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का, उसे रेफर करके वो सारी वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टाफिंग चैप्टर शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट मैग्नेट ब्रेन्स ने अब खुद की बुक्स एंड ई बुक्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको हर एक चीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इस बुक को लेने का एक सिंपल सा तरीका है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म लिखा हुआ है, उस फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और उसे फिल करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन मैग्नेट ब्रेन्स के पास आ जाएगी। ये लोग आपको यहाँ से कॉल करेंगे और बताएंगे कि आप कौन सी बुक कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को बुक्स की रिक्वायरमेंट है दे कैन एक्चुअली फिल दैट फॉर्म और फिर कॉल करवा सकते हैं, ओके। चलिए, अब फुल पैकेज सीरीज में किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने नंबर के लिए आएंगे वो देख लीजिए। तो 1 to 20 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क ईच होंगे। ये एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको असर्शन रीजन भी आ जाएगा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएगा, जो कि वेरी फर्स्ट टाइम सीबीएसई ने बोला है पूछने के लिए। मतलब इससे पहले कभी भी बिजनेस स्टडीज में क्वेश्चन बेस्ड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए थे, दिस इज द फर्स्ट टाइम। केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इसमें मैच द फॉलोइंग और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 21 to 23 होंगे 3 मार्क्स के लिए और ये होंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 25 to 30 होंगे 4 मार्क्स के लिए, अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूडेड होगा इसमें। 31 to 34 6 मार्क्स ईच, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका फुल पैकेज सीरीज रहने वाला है इस चैप्टर का। अब बात करें कि कितने घंटे का आपका पेपर रहेगा, तो 3 आवर्स का आपका पेपर रहेगा, 80 मार्क्स के लिए रहेगा। 20 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके प्रोजेक्ट के, तो वो प्रोजेक्ट आपको अलग से बनाना होगा, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है मैग्नेट ब्रेन्स पे, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। देखिए, टोटल 34 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स लिखे होंगे। आपको आंसर बिल्कुल ब्रीफ और टू द पॉइंट करना है, इधर उधर की कहानियां नहीं सुनानी है इन लोगों को, और ना ही ये इंटरेस्टेड होंगे आपकी कहानियां सुनने में। जो क्वेश्चन 3 नंबर के हैं उसमें आपको 50 to 75 वर्ड्स लिखने हैं, जो क्वेश्चन 4 नंबर के हैं उसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं, जो क्वेश्चन 6 नंबर के हैं उसमें आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं। और आपको सारे क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सब पार्ट्स होंगे, उनके सारे पार्ट्स एक साथ अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें ABC 3 पार्ट्स है, तो वो ABC सीक्वेंस में आपको आंसर करने हैं, ओके। चलिए, सो ये समझ लिया हम लोगों ने पैटर्न। क्यों ना अब हम शुरू करें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कौन से वाला होने वाला है, एमसीक्यू होने वाला है। सो ये बोल रहे हैं, प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब इज नोन एज सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, स्टाफिंग। सही इंसान को सही जगह पे पहुंचाना कौन से फंक्शन का पार्ट है, कौन से उसका पार्ट है? सिलेक्शन का है, प्लेसमेंट का है, ट्रेनिंग का है, स्टाफिंग का है। आप डेफिनेशन याद करो एक बार, ये डेफिनेशन किस में आती थी? प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम ऑन द राइट जॉब, किस में आती थी? किसके डेफिनेशन में ये लिखा जाता था? द आंसर इज स्टाफिंग के डेफिनेशन में ये लिखा जाता है। स्टाफिंग का मतलब होता है सही इंसान को सही समय पे सही जगह पे पहुंचाना, ताकि सारा काम सही से हो सके,
ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों ने पीडीएफ ले ली थी कम्युनिटी पोस्ट से, वहाँ से आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस में आपको क्वेरीज हैं वो सारी यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगी, और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए थे उनके आंसर्स चेक कर लीजिए कि क्या आपने वाकई में सही आंसर मार्क किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है? मैं आप लोगों को पहले बहुत बार बता चुकी हूँ दैट जितनी भी प्रोसेसेस हैं सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, इधर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए या फिर आपके एमसीक्यू आए, लेकिन क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे। तो सारी प्रोसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। तो ये पूछ रहे हैं स्टाफिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर, रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कौन सा फर्स्ट स्टेप है बताइए, बोलिए कौन सा फर्स्ट स्टेप है। एंड करेक्ट आंसर इज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कितने लोग हैं और एक्स्ट्रा कितने लोग लगेंगे, तभी तो हायरिंग स्टार्ट होगी। मुझे पता ही नहीं है, देखिए आप ऐसे मानिए मुझे ये नहीं पता मेरे घर में कितनी शक्कर ऑलरेडी पड़ी हुई है और मैं मार्केट पहुँच गई हूँ शक्कर लेने के लिए। अब ऐसे में क्या होगा, हो सकता है कि मेरे को मार्केट जाके रियलाइज़ हो कि यार घर में तो बहुत सारी शक्कर पड़ी है, लेट्स बाय बहुत कम सी, या लेट्स नॉट बाय एट ऑल, और मैं घर आई मुझे पता लगा शक्कर है ही नहीं। सेम थिंग ऐसी हुई कि भैया मेरे को ऐसा लगा कि घर में तो बिल्कुल शक्कर पड़ी नहीं है, मैं 2 पैकेट्स ले आई, और जब मैं घर में वापस आई तो मैंने डब्बे में खोल के देखा 4 पैकेट्स ऑलरेडी पड़े थे। ऐसा हमारे साथ यूजुअली नमक पैकेट्स को लेके होता है, क्योंकि नमक के पैकेट्स जितने आ जाएं उतने वो लगते हैं, तो वो एक्स्ट्रा हमेशा आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आपने पहले से देखा नहीं था कि आपके पास ऑलरेडी कितने हैं। अब ये देखो, ये तो सामान है, नमक मिर्ची, ये तो सब यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन लोगों को तुम एक्स्ट्रा हायर कराओगे, मतलब जहाँ पे 4 लोग चाहिए तुम्हें तुम 6 लोग ले आए हो, क्या होगा? बेचारे 2 लोग जो एक्स्ट्रा आ गए हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ तो पूरी इस्तेमाल हो ही नहीं पाएंगी, वो क्या करेंगे फिर? इनएफिशिएंटली काम करेंगे, विच इज़ नॉट करेक्ट, राइट। इसको कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे रिक्वायरमेंट कम लोगों की हो लेकिन ज़्यादा लोग सेम काम कर रहे हों, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन वर्ड फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ पेमेंट्स और रिवॉर्ड्स गिवन टू एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय को जो भी रिवॉर्ड्स और पेमेंट्स दी जाती हैं उनके लिए एक कंबाइंड टर्म है, वो टर्म कौन सी है? Is it called recruitment? Is it called selection? Is it called compensation? या फिर placement? जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको जितने भी तरह की पेमेंट्स मिलती हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती हैं, जो भी मिलता है उसके लिए एक कंबाइंड टर्म है। व्हाट इज दैट? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कॉम्पनसेशन, प्लेसमेंट, बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज कॉम्पनसेशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत ही ईजी ऑप्शंस थे, मतलब इन सारे ऑप्शंस में तो कोई 6th क्लास का बच्चा भी बता देगा कि कॉम्पनसेशन सही आंसर होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद विच एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। जो स्टाफिंग फंक्शन है वो कौन से एलिमेंट से डील करता है मैनेजमेंट के? ह्यूमन एलिमेंट से, मशीन, मनी, मटीरियल। स्टाफिंग हम किसकी करते हैं? मशीन्स की करते हैं, पैसे की करते हैं, या मटेरियल की करते हैं? द आंसर इज नो, हम ह्यूमन बींग्स की स्टाफिंग करते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल? कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वेब पब्लिशिंग। Under which of the following method of recruitment a notice is placed on the notice board of the enterprise? एक नोटिस प्लेस किया जाता है एंटरप्राइज के बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे, जिसमें डिटेल्स लिखी होती हैं, जॉब्स जो भी अवेलेबल होती हैं उसकी। इस तरह के रिक्रूटमेंट के मेथड को क्या बोलते हैं? कैजुअल कॉलर्स बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलते हैं, या वेब पब्लिशिंग बोलते हैं? बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हमने पढ़े हुए हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एंड माइंड यू इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी IMP मार्क कर लीजिएगा।
डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज IMP टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अलग अलग मेथड्स हैं, आपको सारे मेथड्स पढ़ के रखने हैं। अगर आपके लिए याद रखना मुश्किल हो रहा है तो डू वन थिंग, एक टेबल बना लो, उसमें सारे मेथड्स एक तरफ लिख लो, दूसरी तरफ लिख लो कि इसमें होता क्या है। बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ये याद रखना, ठीक है। चलिए, कौन से मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट के चलते हुए नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया जाता है एंटरप्राइज की? दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ दीज इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर? कौन से वाले में एक इंसान को एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट किया जाता है? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, कोचिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन। कौन से उसके चलते हुए हम एक इंसान को, एक एम्प्लॉय को शिफ्ट करते हैं एक पोजीशन से दूसरी, मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब पे? इंटर्नशिप ट्रेनिंग, कोचिंग, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या फिर जॉब रोटेशन? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। वी आर रोटेटिंग दिस पर्सन फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस, तो क्या कहलाया जाएगा? ये जॉब रोटेशन कहलाया जाएगा। ओके, दैट वाज एन इजी क्वेश्चन। बस इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है, उसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल लगने लगते हैं। 7th क्वेश्चन है, which source of recruitment motivates the employees for better performance and leads to satisfaction among employees? Which source of recruitment, कौन सा source of recruitment मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करे और साथ में एम्प्लॉयज़ के बीच में सेटिस्फैक्शन भी लाता है? रिक्रूटमेंट का एक ऐसा तरीका है जो एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कराता है एंड एट द सेम टाइम उसके अंदर सेटिस्फैक्शन की भावना लेके आता है। कौन सा वाला तरीका होगा? प्लेसमेंट एजेंसीज, ऑन साइट रिक्रूटमेंट, कॉलेज प्लेसमेंट, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट? बताइए, कौन से वाले में एम्प्लॉय को बूस्ट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा? ये मिलेगा आपको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। रीजन बीइंग, मान लीजिए अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, अब मुझसे ऊपर वाली पोजीशन जो है वो वेकेंट हो गई है और मुझे वो पोजीशन दे दी गई है। ये क्या हुआ? इंटरनल रिक्रूटमेंट हुआ, मेरा प्रमोशन हुआ और मुझे वो वाली पोजीशन दे दी गई जो अभी मेरे से बड़ी वाली पोजीशन है। तो ऐसे में मैं खुश नहीं होंगी क्या? मुझे अच्छा फील नहीं होगा, मैं मोटिवेटेड नहीं होंगी कि वाओ ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में सोच रही है, वाओ ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे मौका दे रही है कि मैं बेटर परफॉर्म कर सकूँ और मुझे एक बेटर स्टेटस दे रही है। तो यस, ऑब्वियसली मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और कहीं ना कहीं मैं बेटर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट भी होंगी, ठीक है। चलिए, 8th क्वेश्चन है, columns appearing in newspapers and journals for motivating people to apply for jobs is an example of advertisement on TV, advertisement, casual callers, none of the above। न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स में यूजुअली आपने देखा होगा कुछ वैकेंसी वाले वो आते हैं, कॉलम्स आते हैं। न्यूज़पेपर तो आपने देखा ही होगा, न्यूज़पेपर में एक पूरा सेक्शन होता है, एक होता है मैट्रिमोनियल उसका और एक होता है वैकेंसी वाला। तो उसमें लिखा होता है कि यहाँ इस बंदे की रिक्वायरमेंट है, ये क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, हमें जो भी अप्लाई करना चाहे कर सकता है। अब ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी या फिर एडवर्टीजमेंट, कैजुअल कॉलर्स या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज एडवर्टीजमेंट। ये वाला मार्क नहीं करना क्योंकि ये स्पेसिफिकली टीवी के बारे में बोल रहा है। कैजुअल कॉलर्स और मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग के बारे में बात करता है। नन ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा, ये होगा एडवर्टीजमेंट। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली और लिख दिया जाता है एडवर्टीजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर और समथिंग तो वो और ज़्यादा एप्ट हो जाता है, बट इफ़ इट्स नॉट रिटन तो हम यहाँ पे इम्प्लाइड मानेंगे कि ये उसी एडवर्टीजमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ये बोलता है, under which of the following external sources of recruitment a business organization keeps a database of unsolicited applications in their files and such files are recalled to fill current vacant positions? ऐसा कौन से वाला रिक्रूटमेंट तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि डेटाबेस मेंटेन करते हैं? जैसे तुम यहाँ पे आए मेरे पास, मेरी कंपनी में अप्लाई करने के लिए जॉब के लिए, बट मैंने बोला कि अभी तो मेरे पास जॉब वैकेंसी नहीं है या अभी तो मेरी जॉब वैकेंसी किसी और द्वारा फिल हो गई है, बट आई एम कीपिंग योर बायोडेटा और रेज्यूमे, व्हाटएवर यू विल कॉल इट, ठीक है। CV, रेज्यूमे, बायोडेटा तो सॉरी मैट्रिमोनियल साइट के लिए होता है ना, सॉरी।
दिस रिज्यूमे या CV, ठीक है। तो ये दोनों मैंने तुम्हें बोले कि मैं रख लेती हूँ अपने पास, जब भी मेरे यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी आई विल कॉल यू, ठीक है। तो ऐसे मैंने पूरा बहुत सारे लोगों को बोल बोल के पूरा डेटाबेस बना लिया। अब मेरे यहाँ पे जॉब वैकेंसी आई है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कॉलिंग दोज पीपल जिनका रिज्यूमे मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, और मैं उन्हें बोल रही हूँ कि अब हमारे यहाँ पे वैकेंसी आ गई है, इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड प्लीज़ विजिट आवर ऑफिस, ठीक है। तो ये कौन सा तरीका होगा? एडवर्टीजमेंट होगा, कैजुअल कॉलर्स होगा, कैंपस रिक्रूटमेंट होगा, या फिर नन ऑफ द अबव होगा? बताइए बताइए कौन सा तरीका होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज कैजुअल कॉलर्स। अभी पिछले उसमें ही इसके बारे में बात हुई थी और मैंने बोला था ये ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है। ये क्या चीज़ है? इसमें बेसिकली आप कैजुअली लोगों को कॉल करते हैं, ऐसे लोगों को जिनको पिछली बार आपने हायर नहीं किया था, ठीक है, और उनका डेटाबेस में तुम्हारा मतलब उनके रिज्यूमे तुम्हारे डेटाबेस में रखे हुए थे। ओके, चलिए यहाँ है 10th क्वेश्चन। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है समवॉट। इट सेज for the purpose of selecting employees for the post of sales executives for its retail outlets, Reliance Fresh conducted a recruitment program at Rajasthan University. Considering the vast number of job seekers, group discussions were conducted and the candidates who were selected had to face interviews and then they were offered job if they passed such interviews. For the purpose of selecting employees, Reliance Fresh अपने रिटेल आउटलेट्स के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को हायर करना चाह रहा था, जिसके लिए इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चलाया। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जॉब सीकर्स बहुत सारे थे, तो इन्होंने पहले GD करवाया, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में जिनका परफॉर्मेंस इन्हें अच्छा लगा उनको इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया और आगे फिर उनके साथ पर्सनल इंटरव्यूज़ किए और उनमें से जो पसंद आए उनको इन्होंने क्या कर लिया? हायर कर लिया, ठीक है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में गए, GD करवाया वहाँ पे पहले, फिर उनमें से जो पसंद आया उसका पर्सनल इंटरव्यू लिया एंड देन सिलेक्शन कर लिया। ये प्रोसेस उन्होंने फॉलो की है। आपको बताना है सच प्रोग्राम आर ऑफ्टन नोन एज, ऐसे प्रोग्राम्स को आप क्या बोलते हैं? डू यू कॉल इट एडवर्टीजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस सिलेक्शन या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? देखिए, जहाँ पे किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाए वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन कैंपस रिक्रूटमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे ना आपको कंफ्यूज करने के लिए ना सिलेक्शन भी दिया हुआ था, उस चीज़ पे हम आते हैं, बट बिफोर दैट यही कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पे यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का नाम दिया हुआ है वहाँ पे आप ऐसा मान के चलिए कि ये कैंपस रिक्रूटमेंट ही होगा, ठीक है, ये कैंपस रिक्रूटमेंट ही होगा। अब यहाँ कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है? कैंपस सिलेक्शन। अभी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है। ये सारे मेथड्स हमने पढ़े थे रिक्रूटमेंट के उस पे, ठीक है, रिक्रूटमेंट के मेथड्स में। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, कैंपस रिक्रूटमेंट। 11th क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इंक्रीजेस डिससैटिस्फैक्शन अमंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयज एज देयर चांसेस ऑफ डैश आर रिड्यूस्ड। Promotion, voluntary retirement, salary increment, none of the above. Recruitment of employees from external sources increases dissatisfaction. बाहर से अगर हम रिक्रूट करके लाते हैं लोगों को इंस्टेड ऑफ अंदर से ही रिक्रूट करने के, इंटरनल सोर्स को फॉलो करते हुए, तो इससे जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में डिससैटिस्फैक्शन हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके चांसेस रिड्यूस हो गए हैं। किस चीज़ के? प्रमोशन के, वॉलंटरी रिटायरमेंट के, सैलरी इंक्रीमेंट के, या नन ऑफ द अबव के? भाई अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बाहर से लोगों को ला रही है बार बार और आपको प्रमोशन नहीं दे रही, ट्रांसफ़र नहीं दे रही, तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या लगेगा कि आपके चांसेस रिड्यूस हो रहे हैं क्या करने के? एंड द करेक्ट आंसर इज प्रमोशन। मैंने ना एक्सप्लेन करते करते बीच में प्रमोशन वर्ड यूज़ कर लिया था, तो माइट भी बहुत सारे लोगों को वहाँ से पता चल गया होगा। एनीवेज, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. इट सेज व्हिच इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। इनमें से कौन से वाला एक लाइफ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब लंबे समय वाला प्रोसेस है जो कि एक इंसान के लाइफ टाइम चलता रहता है? इज इट डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बाकी सब भी मतलब ऑलमोस्ट इन सारी चीज़ों का मतलब सेम ही है, लेकिन इनमें से एक ऐसी है जो लॉन्ग टर्म में चलती है, मतलब थ्रू आउट लाइफ इंसान वो चीज़ सीखता ही रहता है। क्या है वो? डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप?
एंड द करेक्ट आंसर इज डेवलपमेंट। ट्रेनिंग वगैरह ये स्पेसिफिक होती है, जॉब स्पेसिफिक होती है। इफ़ यू रिमेंबर हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ट्रेनिंग होती है वो एक स्पेसिफिक जॉब को लेके होती है, उसके बारे में आपको अच्छे से सिखाया जाता है। वेयर एज जो डेवलपमेंट होती है वो ओवरऑल होती है, वो ऐसे स्पेसिफिक उसमें नहीं होती है, ठीक है। तो वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रो करवाने की कोशिश करती है, इसलिए डेवलपमेंट विल बी द करेक्ट आंसर, और ये लाइफ लॉन्ग चलती है। 13th क्वेश्चन है, training is provided to employees on the actual machines but away from the actual workforce is known as vestibule training. It is provided where the employees are supposed to work on sophisticated machinery, clients, outdated technology, none of the above. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है कि इंसान को वर्क प्लेस से दूर रखा जाता है, लेकिन एग्जैक्टली जैसे एक्चुअल मशीनरी होगी ना, वैसी एक मशीनरी क्रिएट की जाएगी और आपको उस पर प्रैक्टिस कराया जाता है। तो ऐसे तरह की ट्रेनिंग को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो यहाँ आपको बताना है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऐसी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्यों लेते हैं, मतलब उनको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, क्यों, जब उनको सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पे काम करना होता है, या उनके क्लाइंट्स के यहाँ पे काम करना होता है, या उनको आउटडेटेड मशीनरी पे काम करना होता है, या नन ऑफ द अबव पे। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ताकि वो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पे काम करने से पहले उस मशीनरी को अच्छी तरह से समझ जाएं एंड उसमें कोई गलती ना करें। सो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। चलिए, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. इट सेज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ट्रेनिंग इज नॉट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज एट द प्लेस वेयर ही एक्चुअली परफॉर्म्स हिज वर्क? कोचिंग, इंटर्नशिप प्रोग्राम, जॉब रोटेशन, कॉन्फ्रेंसेस। इनमें से कौन से वाला वो मेथड है जहाँ पे ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड होती एम्प्लॉय को एक्चुअल वर्क प्लेस पे, मतलब अवे फ्रॉम वर्क प्लेस में बंदे को ट्रेनिंग दी जाती है। हमने दो तरह की ट्रेनिंग पढ़ी थी ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ये बोल रहे हैं इनमें से कौन से वाली ऐसी मेथड है जहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ द जॉब होगी? इज इट कोचिंग, इंटर्नशिप प्रोग्राम, जॉब रोटेशन, कॉन्फ्रेंसेस? बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज कॉन्फ्रेंसेस। बाकी सारे हमने ऑन द जॉब पढ़ी है, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एम्प्लॉयज? कौन से वाला ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का बेनिफिट नहीं है? एम्प्लॉयज़ को कौन से वाला बेनिफिट नहीं मिलता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से? इनमें से इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज, इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज सेटिस्फैक्शन और मोरल, रिजल्ट्स इन हायर प्रॉफिट्स। बताइए, which of the following is not a benefit of training and development to employees? इनमें से कौन से वाला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बेनिफिट नहीं है? इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज, क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लेने से लोगों के अंदर स्किल्स एंड नॉलेज नहीं बढ़ती हैं? क्या उनकी एफिशिएंसी नहीं इंक्रीज होती? क्या उनकी सेटिस्फैक्शन और मोरल नहीं इंक्रीज होती? क्या हायर प्रॉफिट्स नहीं जनरेट होते? बताइए। And the answer is results in higher profit. That's an indirect advantage जो हमने benefit में directly नहीं पढ़ा था. So D will be the correct answer. चलिए, अब आ गया हमारा picture based question. Excuse me. इस पिक्चर को अच्छे से एनालाइज करिए, अच्छे से। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यहाँ आप देख रहे हैं कि एक थोड़ा बहुत ऑफिस वाला एनवायरनमेंट है। ये इंसान है, हाथ में कुछ लेकर बैठा हुआ है। ये इंसान है, मतलब ये एक औरत है, ये लड़का है, ये एक लड़का चिल मार रहा है, ये थोड़ा बहुत काम कर रहा है। तो आप एक देखेंगे बहुत ही कैजुअल एनवायरनमेंट है, मतलब कहीं पे अगर सिस्टमैटिक काम चल रहा हो तो वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट देखने को नहीं मिलता। सब लोग प्रॉपरली बैठे होते हैं। ये जिस तरह से रीड कर रहा है और इतना बड़ा पेपर इसके हाथ में, ऐसा लग रहा है जैसे ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, ठीक है। फाइल्स इसकी यहाँ पे पड़ी हुई है। ये बंदी भी हंस रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई कॉमिक बुक पढ़ रही है और शायद इसमें लिखा भी कुछ हुआ है, मोती या दैट्स अ मैगजीन आई गेस, ठीक है, वो पढ़ रही है। ये बंदा आई गेस काम कर रहा है, बंदा तो कम्प्लीटली चिल कर रहा है। तो ऐसा बहुत ही कैजुअल एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो इस पर्टिकुलर पिक्चर के बेसिस पे यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? डैश लीड्स टू इनएफिशिएंसी अमंगस्ट वर्कफोर्स। वर्कफोर्स के बीच में इनएफिशिएंसी आती है किसके कारण? फर्स्ट है अंडर स्टाफिंग के कारण, सेकंड है ओवर स्टाफिंग के कारण, थर्ड है प्रमोशन और फोर्थ है ट्रांसफर के कारण।
बताइए इनएफिशिएंसी कब आएगी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कफोर्स के बीच में? आप ये देखें तो ये एफिशिएंटली तो नहीं काम कर रहे, इनको देख के आप बोल सकते हो ना ये एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, आराम से दिख रहा है, मैगजीन पढ़ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, चिल मार रहा है, काम कर रहे हैं, पता नहीं एक्चुअल काम कर रहे हैं या बस दिखा रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बहुत ही कैजुअली बैठे हुए हैं, तो ये इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं सब लोग। ये कारण क्या है इनएफिशिएंटली काम करने का? इज इट अंडर स्टाफिंग, ओवर स्टाफिंग, प्रमोशन या फिर ट्रांसफर? भाई किसी इंसान का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसके पास नया काम सीखने का बहुत टाइम होता है, तो ऐसे में इनएफिशिएंसी होगी उसके कारण? नहीं। प्रमोशन, किसी इंसान को प्रमोशन मिला है, मतलब आपको एक ऊंचा स्तर मिला है, क्या आप ऊंचे स्तर पे जाके फैल जाओगे क्या? फिर तो वापस तुम्हारा डिमोशन हो जाएगा, तो ये भी नहीं। अंडर स्टाफिंग, जब अंडर स्टाफिंग होते हैं तब एक इंसान पे 2 इंसान का वर्कलोड होता है, तो ऐसे चिल नहीं मार सकता कोई इंसान, तो अंडर स्टाफिंग भी नहीं है। फिर बचा क्या? ओवर स्टाफिंग, जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग रखे हुए होते हैं, एक डिपार्टमेंट में 3 लोगों की आवश्यकता है, तुमने 5 रखे हुए हैं, तो बाकी 2 क्या करेंगे? चिल ही करेंगे ना। यहाँ पे काम उतना दिख नहीं रहा, फाइल्स इतनी पड़ी नहीं हुई हैं, बट लोग ही लोग भरे हुए हैं और लोग भी चिल मार रहे हैं, मतलब काम उतना है नहीं जितने तुमने लोग भरे हुए हैं, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई इनएफिशिएंसी आ रही है वर्कफोर्स में। सो ओवर स्टाफिंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर आपको पिक्चर को प्रॉपरली एनालाइज करके करना है। अंडरस्टूड? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे 20 तक वो सारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे। इनका तरीका क्या होगा सॉल्व करने का वो मैं आपको पहले बता दूं। असर्शन रीजन में दिए होते हैं 2 सेंटेंसेस, आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है कि ये दोनों सेंटेंसेस क्या करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। अगर इनमें से एक भी सेंटेंस इनकरेक्ट है तो आपका सही आंसर आएगा लास्ट 2 ऑप्शन में से, दैट इज सी एंड डी में से। लेकिन अगर इन दोनों में ही दोनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, तो आपका आंसर आएगा इन दोनों में से। अगर मान लीजिए ये वाली स्टेटमेंट इस वाली स्टेटमेंट से मैच भी करती है, सेम चीज़ के बारे में बात भी कर रही है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रही है, तो आपका आंसर होगा ए। और अगर दोनों ट्रू हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग बातें कर रहे हैं तो आपका आंसर होगा बी। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नाउ लेट्स सी असर्शन में क्या बोल रहे हैं। दे से रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। रिक्रूटमेंट क्या है? एक पॉजिटिव स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का। रिक्रूटमेंट को हम पॉजिटिव स्टेप बोलते हैं स्टाफिंग प्रोसेस का। रीजन में लिखा हुआ है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है वो एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट करता है। हमने पढ़ा था ना रिक्रूटमेंट पॉजिटिव स्टेप है, सिलेक्शन नेगेटिव स्टेप है, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, वेयर रीजन में लिखा हुआ है कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बूस्ट करते हैं एम्प्लॉयज का मोरल। सबसे पहले तो ये पता लगाइए कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, एंड द आंसर इज ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक है, अब ये पता लगाइए कि क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब आपके आंसर इन दोनों में से तो नहीं आ रहे हैं, इन दोनों में से आ रहे हैं। अब ए आ रहा है या बी आ रहा है वो डिपेंड करेगा कि क्या ये एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज नहीं कर पा रहे हैं। रीजन बीइंग बातें दोनों सही बोल रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव स्टेप क्यों बोला जाता है? रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव स्टेप इस रीजन की वजह से बोला जाता है कि जब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं तो हम लोगों को इन्विटेशन भेज रहे होते हैं कि आइए हमारे पास, हमारी यहाँ पे वैकेंसी है, अप्लाई कीजिए, तो हम लोगों को एक चांस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, सो दैट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव स्टेप। और सिलेक्शन को एक नेगेटिव चीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें हम लोगों के हाथ से मतलब अपॉर्चुनिटी छीन के उसको गुड बाय बोल रहे हैं। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, बाकी सबको रिजेक्ट करके एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं, तो एक के लिए तो वो पॉजिटिव चीज होगी कि भाई उसका सिलेक्शन हो गया, बाकी सबको तो टाटा बाय बाय कर रहे हो ना तुम, तो उनके लिए तो वो नेगेटिव चीज हुई ना। तो रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को इन्विटेशन देना, उनको बुलाना, तो उनको अच्छा लगेगा, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन सिलेक्शन में हम लोगों को घर भेज रहे हैं आउट करके, तो ये क्या है, उनके लिए एक नेगेटिव चीज है, इसलिए वो एक नेगेटिव प्रोसेस कहलाई जाती है। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 18th क्वेश्चन है, द स्टाफिंग फंक्शन हैज अज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन प्रेजेंट सिनेरियो। रीजन में लिखा हुआ है देयर हैज बीन रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स।
स्टाफिंग असर्शन में जो बोल रहे हैं वो ये है कि स्टाफिंग फंक्शन जो है उसने ग्रेटर इंपॉर्टेंस प्रेजेंट सिनेरियो में अज्यूम की है। आज की डेट में स्टाफिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है। रीज़न में बोल रहे हैं क्योंकि बार बार टेक्नोलॉजी बदल रही है, रैपिड एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, और साइज बढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। दो ये स्टेटमेंट्स है, सबसे पहले तो पता लगाइए कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि नहीं हैं, और करेक्ट हैं तो क्या ये एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं, बताइए। And the correct answer is both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। देखिए ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में स्टाफिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बट हुआ क्यों है वो रीज़न तो बताइए। तो ये बोल रहे हैं रीज़न ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, आजकल लोग ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, पहले ऑर्गेनाइजेशंस इतनी बड़ी नहीं होती थी, और लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो अगर लोगों से रिलेटेड इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती जा रही है, तो स्टाफिंग उस चीज़ को सॉर्ट करने का काम करेंगी ना। तो इसलिए स्टाफिंग का रोल आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रही हैं। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए सेकेंड लास्ट एमसीक्यू है हमारा। असर्शन में लिखा हुआ है स्टाफिंग फंक्शन इज परवेसिव, whereas रीजन में ये बोल रहे हैं स्टाफिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड ओनली एट टॉप लेवल। स्टाफिंग फंक्शन परवेसिव है, और सेकेंड में ये बोल रहे हैं स्टाफिंग फंक्शन सिर्फ टॉप लेवल द्वारा ही रिक्वायर्ड होता है। बताइए क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? अगर करेक्ट है तो क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रही है? स्टाफिंग फंक्शन इज परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या होता है? जो हर लेवल पे रिक्वायर्ड होती है, हर जगह, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में। स्टाफिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड ओनली एट टॉप लेवल, सिर्फ टॉप लेवल पे स्टाफिंग फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड करेक्ट आंसर इज असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये चीज़ गलत दी हुई है, और तुम वैसे ही देख लो ना, ये दोनों कॉन्ट्ररी चीज़ें बोल रहे हैं। वो परवेसिव बोल रहा है तो वो बोल रहा है कि टॉप मैनेजमेंट द्वारा ही वो होगी, टॉप लेवल पे ही रिक्वायर्ड होगी। तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ए विल बी द सी विल बी द करेक्ट आंसर कि असर्शन ट्रू है, रीज़न क्या है? फॉल्स है। चलिए 20th और लास्ट एमसीक्यू है हमारा। असर्शन में बोल रहे हैं external recruitment as is an economical source of recruitment। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, हमें थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है, ठीक है। रीजन में लिखा हुआ है टू रिक्रूट स्टाफ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, एडवर्टीजमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस इज नीडेड। रिक्रूट करने के लिए स्टाफ एक्सटर्नल सोर्सेज से एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशंस का प्रोसेसिंग ज़रूरी होता है, ठीक है। फर्स्ट असर्शन में ये क्या बोल रहे हैं कि वो इकोनॉमिकल सोर्स है रिक्रूटमेंट का। सेकंड बोल रहे हैं टू रिक्रूट स्टाफ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, एडवर्टीजमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस इज नीडेड, ठीक है। दो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो बोली जा रही हैं, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आंसर बोल दिया है। एनीवेज बताइए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? एंड द करेक्ट आंसर इज असर्शन गलत है, रीज़न ट्रू है। भाई तुमने यहाँ पे ही एक्सप्लेन किया है कि बाहर से जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा जाता है, बिकॉज एडवर्टीजमेंट करानी पड़ती है, एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग करानी पड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो तुम इसमें ये कैसे बोल सकते हो कि वो सस्ता पड़ता है? तो कॉन्ट्ररी चीज़ें हो गई ना। सो ए यहाँ पे गलत है और आर क्या है? ट्रू है। इसलिए आपका रीज़न क्या होगा? डी होगा। सॉरी रीज़न नहीं, आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। एंड दैट्स इट। एमसीक्यूज हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। अब हमारा शुरू हो रहा है 21st क्वेश्चन, जो कि है हमारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर का है। सो देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। 21st क्वेश्चन है Staffing is an integral part of management process. In the light of this statement, state some of its features. ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रोसेस किससे मिलके बनता है? इसके 5 फंक्शन से मिलके बनता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये बोल रहे हैं कि स्टाफिंग क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। यस है, 3rd नंबर पे आता है ये।
उसके बाद ये बोल रहे हैं इस स्टेटमेंट की लाइट में इसके कुछ फीचर्स बताइए। किसके फीचर्स बताने हैं हमें? यहाँ पे हमें स्टाफिंग के फीचर्स बताने हैं। देखिए कभी कभी ना ऐसी स्टेटमेंट्स दी होती हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि उससे लिखना है मैनेजमेंट और स्टाफिंग क्या क्या रिलेशनशिप रहता है, दोनों किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिंपली आपसे फीचर्स जानना चाह रहे हैं स्टाफिंग के। एक स्ट्रेट अवे तरीका ये हो सकता था कि वो लिख देते स्टाफिंग के 3 फीचर्स बताइए, 4 फीचर्स बताइए। अब इन्होंने उसे थोड़ा सा घुमा के बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पहले एक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद अल्टीमेटली वो पूछ तुमसे यही रहे हैं कि फीचर्स क्या होंगे इसके। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 3 या 4 पॉइंट्स अगर तुम लिखोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट होंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था ना 50 to 75 वर्ड्स मोर देन सफिशिएंट रहेंगे सब्जेक्टिव टाइप 3 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। It says staffing has been described as a managerial function of filling and keeping filled positions in the organization structure. Organization structure जो कि हमने organizing में बनाया था उसमें सारी positions filled रहे, कोई भी position vacant ना रहे, ये ensure करता है staffing. It is an integral part of management process. Indeed, it is a part of management process. ये management process का ही हिस्सा है। इसके मेन फीचर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट है स्टाफिंग इज कंसर्न विद ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग किससे कनेक्टेड है? ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होते हैं, उनमें से जो ह्यूमन रिसोर्स है उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट है वो है स्टाफिंग, ठीक है। ये बाकी चीज़ों से रिलेट नहीं करता। जैसे अब हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की या फिर हम बात करें डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, तो उसमें सब में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, राइट। प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा था कि आप मटेरियल का भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का भी करते हैं, लेकिन स्टाफिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि स्पेसिफिकली ह्यूमन से डील करता है, ठीक है। फिर है इट इज़ अ परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये परवेसिव फंक्शन है, मतलब हर एक लेवल के लोग को, हर एक टाइप की इंडस्ट्री को, हर एक काइंड की, हर एक रीजन में सिचुएटेड सारी जगह के लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को इसे फॉलो करना पड़ता है। इट्स अ कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। देखिए अब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंसान ऑफिस छोड़ के गया तो उसकी जगह दूसरा हायर करेंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना जितने अभी तुमने वो किया वो पैक हो गया, अब कोई इसे छोड़ के नहीं जाएगा और कोई नया नहीं आएगा। ऑब्वियसली पीपल विल गो, पीपल विल कम, राइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते जाते रहते हैं, चाहे कितना भी अच्छा उसका एनवायरनमेंट ना हो, कितना भी अच्छा कुछ हो ना, लेकिन वहाँ पे लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेटर ग्रोथ प्रपोजल्स मिलेंगे, वो आगे जाते रहेंगे और पुराने वाले लोग आपकी ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए आते रहेंगे। सो ऐसे में स्टाफिंग प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। हायरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। चलो हायरिंग तो एक चीज़ हो गई कि चलो कहीं छोड़ के जा रहा है तो दूसरे को आप हायर करो, लेकिन ट्रेनिंग वो तो ज़रूरी एस्पेक्ट है, वो तो आपको कंटिन्यूसली देनी ही पड़ेगी। लोगों को 2 साल में एक बार ट्रेनिंग कंडक्ट करा ली, उसके बाद उनको अपडेशन देनी है तो 2 साल बाद एक और ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। ऐसे ही आई टेल यू, मेरे जीजू हैं, ठीक है, मेरी कज़न दीदी के हस्बैंड, वो अच्छी उस पर हैं, एक बैंक में अच्छी पोजीशन में, लेकिन हर 1-1.5 साल बाद उनकी ट्रेनिंग चलती है 1-2 हफ्ते की, जिसमें उनको नए नए एस्पेक्ट सिखाए जाते हैं। अब कायदे से देखा जाए तो वो बहुत एक्सपीरियंस है, बट फिर भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ मतलब ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है, नॉर्मल लोगों का ये पूछना होगा। लेकिन उस एक्सपीरियंस को और बनाए रखने के लिए आगे वो बढ़ते रहे, वो आउटडेटेड ना हो जाए, यंगस्टर से पीछे ना छूट जाए, इसलिए उनको बार बार ट्रेनिंग देते रहने पड़ेगी, जिसकी वजह से वो अपने आप को अपडेटेड रख पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग तो एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये तो कंटिन्यूसली चलनी ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। Then here the objective of staffing is to ensure the best utilization of human resources as well as to provide personal and social satisfaction to employees. ये बोल रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव है स्टाफिंग का, मतलब स्टाफिंग प्रोसेस जो हम करते हैं उसका जो मेन गोल है वो 2 है, ठीक है। एक है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग आ रहे हैं वो ऑप्टिमली इस्तेमाल हो। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक रिसोर्स है, और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे ऑप्टिमली इस्तेमाल हो। मतलब यूँ ना हो कि ये इंसान खाली बैठा हुआ है और हमें इस पोजीशन के लिए नया इंसान मतलब हायर करना पड़ रहा है। 2 इंसान हैं, 50-50 कैपेबिलिटीज़ पे काम कर रहे हैं, 50% क्षमता उनकी ऐसे ही वेस्ट जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने ज़्यादा स्टाफिंग करके रखी है, ओवर स्टाफिंग करके रखी हुई है। ऐसा सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमल इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स ही क्यों ना हो। तो पहला ऑब्जेक्टिव स्टाफिंग का ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी को हायर करता है तो उसकी 100% कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल कर पाए और अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाए।
और दूसरा है एम्प्लॉयज़ की तरफ टिल्टेड। एम्प्लॉयज़ की तरफ टिल्टेड बोले तो जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो खुश हैं, वो सेटिस्फाइड है इमोशनली, फिजिकली, वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में ये दूसरा गोल बनता है स्टाफिंग का, ठीक है। तो स्टाफिंग के मेन 2 गोल्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की नज़र से है, एक लोगों की नज़र से है। ऑर्गेनाइजेशन की नज़र से ये है कि ऑप्टिमम इस्तेमाल हो जाना चाहिए रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्स का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स का। और लोगों की नज़र से क्या, कि लोग सेटिस्फाइड रहें, ठीक है, लोग खुश रहें कि भैया हाँ हम खुश हैं इस एनवायरनमेंट में, वी आर हैप्पी इन दिस एनवायरनमेंट, ओके। सो दैट्स द केस। अच्छा चलो एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाओ, सारे आंसर्स बहुत अच्छे हैं। कोई आंसर में अगर मुझे कुछ लगेगा कि हाँ कुछ और बेटर हो सकता है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन फिलहाल जैसे आंसर्स लिखे हुए हैं वैसे उनका स्क्रीनशॉट लेते रहो, ओके। चलिए रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर लेना, सेम टीपट आप ही मत करना, ओके। 22nd क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट है वेब पब्लिशिंग, सेकंड है कैंपस रिक्रूटमेंट, थर्ड है ट्रांसफर्स। वेब पब्लिशिंग, कैंपस रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर्स, इन तीनों टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है। स्टार्टिंग विद वेब पब्लिशिंग, ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब इंटरनेट के थ्रू कुछ हो रहा है, राइट। तो ये बोल रहे हैं इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दीज डेज। सर्टेन वेबसाइट्स लाइक www.naukri.com, www.jobstreet.com, www.monster.com, इंडीड करके भी एक है, ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट्स क्या करते हैं, इनके ऊपर ना लोग वैकेंसी पोस्ट करते हैं। फर्स्ट सेलेक्ट मैं बोलती हूँ मैग्नेट ब्रेन से। मैग्नेट ब्रेन्स को अब नए टीचर्स हायर करने हैं या नए स्लाइड टीम के बंदे हायर करने हैं, ओके। अब वो क्या लोगों के पास जा के बोलेगी कि अरे हमें हायर करना है, हमें हायर करना है, हमें हायर करना है, ऑब्वियसली नहीं। वो एक ऐसा सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म ढूंढेगी जहाँ पे सारे जॉब सीकर्स आते हैं और सारे जिनके पास जॉब होती है, जॉब प्रोवाइडर्स, वो आते हैं जिनके यहाँ वैकेंसी है, और उस प्लेटफॉर्म पे वो एक दूसरे से अपनी बातचीत करते हैं और जो भी सिलेक्टेड बंदा लगता है उसको अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स ने क्या किया, इंडीड पे 2 वैकेंसी डाल दी कि हमें इस सब्जेक्ट के टीचर की आवश्यकता है। जो भी रिस्पेक्टिव टीचर उस सब्जेक्ट का जॉब्स ढूंढ रहा होगा वो भी उस वेबसाइट पे आएगा, वो देखेगा अरे मैग्नेट ब्रेन्स को ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, मैग्नेट ब्रेन्स को कॉन्टैक्ट करेगा। हो सकता है डायरेक्टली कर ले, हो सकता है उस इंडीड प्लेटफॉर्म के थ्रू कर ले। सो बेसिकली सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्या मतलब ऑनलाइन ये क्या है, वेबसाइट्स आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जहाँ पे जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स दोनों आते हैं। जस्ट लाइक मार्केट में क्या होता है, मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों आते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, डील होती है इनकी, और अपना अपना वो लेके चले जाते हैं। सेलर जो होता है वो पैसे लेके चला जाता है, बायर जो होता है वो सामान लेके चला जाता है, अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि एक मार्केट, एक प्लेटफॉर्म उनको मिला हुआ है। सेम वे में ये जो ऑनलाइन चीजें हैं ये एक प्लेटफॉर्म है जॉब सीकर्स के लिए, ऑनलाइन वेबसाइट्स जॉब सीकर्स के लिए, जॉब प्रोवाइडर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दोनों मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, वो बताते हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स। सामने वाला अगर सेटिस्फाई कर पाता है तो हायरिंग हो जाती है, नहीं कर पाता तो फिर आगे देखता है, ठीक है। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट सोर्स है रिक्रूटमेंट का आजकल के सिनेरियो में। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि आजकल नोबडी रेफर्स टू न्यूज़पेपर्स। मतलब गॉन आर दोज डेज जब किसी के दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से होती थी, आज भी होती है लेकिन वो ई न्यूज़पेपर से होती है, मोबाइल में जो न्यूज़पेपर होता है उससे होती है। तो पहले तो ऐसा होता था वैकेंसी उसी में निकलती थी, उसी में लोग राउंड करते थे, और जहाँ पे भी वैकेंसी उनके मतलब रिलेटेड होती थी वहाँ जाके मतलब पता करते थे कि भैया हाँ आपके यहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक आज के दिन में न्यूज़पेपर फिजिकल वाले बहुत ही कम सेलेक्टेड लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे में सब लोग ई न्यूज़पेपर पर शिफ्ट हो गए हैं, तो वैकेंसी भी तो हम ई फॉर्मेट में ही ढूंढेंगे ना। तो हर चीज़ जब डिजिटलाइज होती ही जा रही है तो ये क्यों पीछे रहे, राइट। सो आजकल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का।
कैंपस रिक्रूटमेंट, अगेन नाम से ही समझ में आ रहा है कैंपस से रिलेटेड होगा, मतलब कॉलेज से रिलेटेड होगा, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगा। तो जब कंपनीज आपकी यूनिवर्सिटी में आती हैं, आपके कॉलेज में आती हैं, आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, जीडी वगैरह के राउंड्स होते हैं और फाइनली आपको सेलेक्ट करके चली जाती है कि एक बार अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो फिर हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, तो उसे हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। अभी आपने शायद ये नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है और वो कॉलेज में है और वो काफ़ी परेशान रहते कि अरे हमारे यहाँ पे कंपनी आने वाले, हमारे यहाँ पे वो कंपनी आने वाले हैं, ये आने वाला है, वो आने वाला है, तो वो क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि उस दिन उनका जॉब इंटरव्यू हो रहा है। मतलब while they are in college, उसी टाइम उनका जॉब इंटरव्यू हो रहा है। उस कॉलेज में आसानी से, मतलब वो कंपनीज आ रही हैं, आसानी से उन्हें मौका मिल रहा है उसमें बैठने का, जॉब प्लेसमेंट बोलते हैं उसे, उसमें बैठने का, एंड देन उनके बाद हायर भी हो रहे हैं। अदरवाइज अगर किसी इंसान को एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करना है तो उसे वहाँ पे जाना पड़ेगा, अगर वहाँ पे वैकेंसी निकलती है तो इंटरव्यू वगैरह देना पड़ेगा। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे जॉब प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो आपके कॉलेजेस में आते हैं। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, ये कहावत सुनी है, मतलब whoever is thirsty वो जाएगा उस जगह पे जहाँ पे उसको पानी मिल सकता है। नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा होता है ना, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। जॉब प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो आपके कॉलेज में आते हैं और आप जॉब सीकर्स अपने कॉलेज में ही उसको सबको एंटरटेन करते हैं एंड देन जॉब पा लेते हैं। ऐसा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। So it says recruitment through educational institution is known as campus recruitment. Business organizations maintain link with educational institution for recruiting technical, professional and managerial personnel for various jobs. Nowadays, most of the institutions have their own placement bureau which are providing employment to their students. आजकल ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन के खुद के प्लेसमेंट ब्यूरो होते हैं। इवन फॉर दैट मैटर जिस इंस्टीट्यूट से मैं एसोसिएटेड हूँ ICSI, उनके भी कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, उनके भी कैंपस रिक्रूटमेंट होते हैं। देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, उसका जैसे ही CS कंप्लीट हुआ था वो कैंपस प्लेसमेंट में बैठी एंड शी गॉट अ वेरी गुड जॉब। आजकल तो शी इज़ डूइंग प्रैक्टिस, लेकिन उसको स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा जॉब मिल गया था जस्ट बिकॉज वो कैंपस प्लेसमेंट में बैठी। सो येस इंडीड काफ़ी उससे फ़ायदा मिलता है उन्हें। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैव दिस देन दैट। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थर्ड वन पे बात है। ट्रांसफर्स। अब ट्रांसफर्स क्या है? एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफर किया जा रहा है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर किया जा रहा है। इट रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। पहले आप इस डिपार्टमेंट में थे, ठीक है, अब आपको इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपका ट्रांसफर हो रहा है विदाउट एनी चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पोजिशन ऑफ एन एम्प्लॉय। ये बोलते हैं ये प्रमोशन नहीं है, ठीक है, इसको प्रमोशन से कंफ्यूज मत करो। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि अभी तुम इस स्तर पे थे और तुम्हारा स्तर बढ़ाया जा रहा है, तुम्हारा स्टेटस इंप्रूव किया जा रहा है, ये होता है प्रमोशन। ट्रांसफर में ये नहीं हो रहा। ट्रांसफर में तुम उसी पोजीशन पे थे, उसी के इक्वल जो पोजीशन थी उसमें तुम्हें भेज दिया गया। तुम्हारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारी पोजीशन सब सेम है। 20,000 अगर तुम्हें सैलरी उसमें मिल रहे थे तो 20,000 की सैलरी ही तुम्हें यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे तुम्हें दिन में 5 काम करने पड़ रहे थे, यहाँ पे भी 5 काम ही करने पड़ेंगे। यहाँ पे तुम्हारा जितना औहदा था ना उतना ही औहदा तुम्हारा इसमें रहेगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है। जबकि प्रमोशन में क्या होता है, तुम एक लेवल अप चले जाते हो। फर्स्ट से मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि पहले मुझे प्राइमरी स्कूल का टीचर बोला जाता था, ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल है। अब प्राइमरी स्कूल वाला नीचे आता है, फिर आता है सेकेंडरी, तो मेरे को उसके बाद सेकेंडरी क्लासेस का टीचर बना दिया गया, फिर मुझे हायर सेकेंडरी का टीचर बना दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मैं 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रही थी, 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रही थी, उसके बाद आई स्टार्टेड टीचिंग 8th 9th वगैरह, उसके बाद आई स्टार्टेड टीचिंग 10th 11th 12th, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं, मेरा स्टेटस बढ़ रहा है। आपने देखा होगा अपने स्कूल में यूजुअली, आई शुड नॉट से इट लाइक ओपनली, बट आपने देखा होगा कि जो हायर क्लासेस के टीचर्स होते हैं ना उनका एटीट्यूड लेवल अलग ही होता है इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी वाले टीचर्स। प्राइमरी वालों को यूजुअली अपने नाक के नीचे रखते हैं। मैंने तो जितने भी स्कूल्स देखे आज तक ऐसा ही हुआ है वहाँ पे कि प्राइमरी वालों को हमेशा नाक के नीचे रखा जाता है जस्ट बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो। वैसे एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी कम नहीं होती, उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है क्योंकि वो सबसे छोटे बच्चों को संभालते हैं, विच इज़ लाइक अ वेरी टफ टास्क। बट देन स्टिल स्टेटस में देखा जाए तो उनका स्टेटस नीचे की तरफ आता है, इसलिए ऊपर वाले ज़्यादा अब एटीट्यूड दिखाते हैं।
तो ये क्या है, अगर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी पे आपको शिफ्ट दिया जा रहा है तो दिस इज लाइक प्रमोशन थिंग, क्योंकि आपका स्टेटस बढ़ रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर, यहाँ पे स्टेटस इंप्रूव नहीं होता। यहाँ पे ऐसे मानिए अभी आप 5th A को पढ़ा रहे थे, फिर अगले दिन तुम 5th C को पढ़ाने लगे हो, 5th A में भी तुम वही पढ़ाते थे, 5th C में भी तुम वही पढ़ा रहे हो। मतलब नॉट नेसेसरी ऐसा सेम सब्जेक्ट हो, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरह के काम रहेंगे, लेकिन आपका लेवल सेम रहेगा, ये मान के चलिए। ओके, so transfer में it is an important source of filling the vacancy in an organization by shifting an employee from another department। ये यूजुअली कब किया जाता है कि ऐसे मानिए ये डिपार्टमेंट है, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग भरे हुए हैं, इतने लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें 2 ही लोग थे और लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ से उठा के 3 को यहाँ पे पटक दिया। दोनों सेम डिपार्टमेंट मतलब सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओवर स्टाफिंग हुई थी, ज़्यादा लोग काम कर रहे थे इन कंपैरिजन टू जितने रिक्वायर्ड है, तो उनको उठा के इनमें डाल दिया जहाँ पे ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब हम नेक्स्ट पे। ओके, 22nd क्वेश्चन है, our assets walk out of the door every evening, we have to make sure that they come back in the next morning. This statement relates to which function of management? Why is it so important? ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट इतनी बार पूछी जा चुकी है कि हमारे रिसोर्सेज शाम को हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलते हैं और हमें मेक श्योर करना होता है कि वो अगले दिन वापस लौट के यहीं आए, कहीं और ना चले जाएं। ये स्टेटमेंट कौन से वाले फंक्शन से रिलेट करती है, मैनेजमेंट के किस फंक्शन से रिलेट करती है ये वाली स्टेटमेंट, दैट यू हैव टू टेल हियर, और क्यों उसको इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, क्यों उसे इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। तो कौन से फंक्शन के बारे में बात हो रही है, हमारे कौन से रिसोर्सेज मूव कर रहे हैं। तुमने कभी पेंसिल मतलब इरेजर, बॉटल, चेयर, टेबल, लाइट्स, कैमरा, इन सबको खुद से वॉक करते हुए जाते हुए देखा कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं और शाम को ये निकल रहे हैं। मतलब ऐसे मानिए मैग्नेट ब्रेन्स के दरवाजे खुले हैं अपने आप से और कैमरा ऐसे मूव करते करते जा रहे हैं, या लाइट्स ऐसे मूव करते करते जा रही है, पीसीज ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं। कैसा लगेगा, डर जाओगे ना, ऐसा लगेगा भूत आ गया, राइट। तो कौन से इंसान मतलब कौन से रिसोर्सेज हैं जो मूव करके जा सकते हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स है। ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कौन से वाला फंक्शन होता है मैनेजमेंट में, स्टाफिंग होता है। तो ये स्टाफिंग के बारे में बात कर रहे हैं। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू स्टाफिंग, स्टाफिंग के बारे में बातचीत हो रही है। अगेन 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3-4 पॉइंट्स लिखोगे, मोर देन सफिशिएंट होगा। इन्होंने कुछ नहीं, स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस आपसे पूछे हैं, वही इंपॉर्टेंस आपको लिखने हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है, इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोस्ट सुटेबल एंड कैपेबल पर्सन्स फॉर वेरियस जॉब्स। इसमें हम बेसिकली वेरियस जॉब्स के लिए बेस्ट सूटेड पर्सन ढूंढ के लाते हैं ताकि वो इंसान आके उस जॉब पोजीशन को संभाल सके और उसकी जितने भी रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अपने ऊपर ले सके। By placing right person on right job, it ensures better performance। भाई सही काम को करने के लिए सही इंसान सही समय पे अवेलेबल होगा तो वो काम भी तो सही ही होगा ना, है ना। It helps to avoid overmanning, underutilization of manpower and high labor costs। ये बोल रहे हैं अगर स्टाफिंग आपने ढंग से की है तो ऐसे में फ़ायदा ये होगा कि कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे होंगे, ना ही ज़रूरत से कम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे। हर इंसान अपना 100% दे रहा होगा, हर इंसान सेटिस्फाइड होगा और हर इंसान अपना जितनी क्षमता बनती होगी उतना काम कर रहा होगा। ये कौन इंश्योर करता है, ये स्टाफिंग इंश्योर करता है। तो स्टाफिंग के 3 इंपॉर्टेंस कैन बी दीज 3, और इसके अलावा अगर आपको दूसरे इंपॉर्टेंस लिखने तो आप वो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। इट सेज डिफरेंशिएट बिटवीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है, दैट यू हैव टू राइट। नाम पे ही चले जाओ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब आप काम भी कर रहे हो साथ साथ सीख भी रहे हो, काम करते करते सीख रहे हो, काम करते करते ट्रेनिंग ले रहे हो। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब काम दूर तरफ है, तुम यहाँ हो, तुम्हें पहले सिखाया जा रहा है। जैसे यूं हो गया, मान लो मैग्नेट ब्रेन्स में एक नए टीचर को रखा गया, ठीक है, उसे बोला गया चलो तुम पढ़ाओ, कैमरा के सामने पढ़ाओ, हम तुम्हारी वीडियोस अपलोड करेंगे। पढ़ाते 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 तुम एक दिन एक्सपर्ट हो जाओगे और उस दिन तुम्हारी वीडियो रैंक करने लगेगी।
अब यहाँ पे आप उस इंसान को जॉब करते 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 बीच में कुछ गलतियां निकाल के, बीच में कुछ एक्स्ट्रा सिखा के, बीच में कुछ अपडेशन देके, ये करके ट्रेनिंग दे रहे हो, तो वो इंसान काम भी कर रहा है लगातार एंड एट द सेम टाइम उसको ट्रेनिंग भी मिल रही है। लेकिन ऑफ द जॉब क्या होगा कि पहले किसी टीचर को बुलाया, 20 दिन उसकी क्लास करवाई थ्योरी वाली, ठीक है, उसको एक रूम में बिठाया, एक टीचर था वहाँ पे जहाँ एक्सप्लेन कर रहा था कि टीचर्स देखिए आपको ऐसे पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, ये वो। यहाँ पे वो इंसान जॉब तो नहीं कर रहा, वो इंसान पहले ट्रेनिंग ले रहा है, उसके बाद जॉब करने आएगा। वो होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोले तो काम करते करते, जॉब करते करते ट्रेनिंग ले रहे हो। ऑफ द जॉब मतलब ट्रेनिंग अलग हो रही है, तुम्हारी जॉब अलग है। चलिए, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन है तो ऑब्वियसली टैबुलर फॉर्मेट में लिखेंगे हम। बेसिस में दिस से प्रिंसिपल ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ये बोलते हैं लर्निंग व्हाइल डूइंग, सीखना करते करते सीख जाना। कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं ना कि ये काम तो तुम करते करते सीख जाओगे, कर लो जाओ, करते हैं ना, बस वही चीज है। ऑफ द जॉब में लर्निंग बिफोर डूइंग, यहाँ पे आपको पहले सिखाया जाता है, उसके बाद काम कराया जाता है, ठीक है। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, क्योंकि ऑब्वियसली तुम काम करते करते सीख रहे हो, तो वर्क प्लेस पे ही तुम्हारी वो हो रही है ना ट्रेनिंग। यहाँ पे अलग जगह होती है, वर्क प्लेस के अलावा कहीं और होती है। इंस्ट्रक्टर, सुपीरियर्स आर द इंस्ट्रक्टर्स, जितने भी आपके सुपीरियर्स होते हैं वही आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, क्योंकि वही तुम्हें इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। जैसे व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, तो हमारे जो बॉस थे, हम प्रिंसिपल बुलाते थे उन्हें, तो वो प्रिंसिपल ही बताते रहते थे कि ये फॉर्म नहीं, ये फॉर्म जाएगा, इस फॉर्म में ऐसा नहीं फिल होगा, इस फॉर्म में ये नहीं करेंगे, फॉर्मेटिंग ऐसे करेंगे, ये होगा वो होगा। तो मतलब बॉस ही आपको सिखाता रहता है, आपका सीनियर ही आपको सिखाता रहता है। एक्सपर्ट्स आर द इंस्ट्रक्टर्स, यहाँ पे अलग से इंस्ट्रक्टर्स रखे जाते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं रिस्पेक्टिव फील्ड में, और उनको मौका दिया जाता है। कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स वर्क, यहाँ पे एम्प्लॉयज क्योंकि काम करते करते सीख रहे हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली अगर मैं मान लो ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले रही हूँ, तो मैं काम करते करते सीख रही हूँ, तो मैंने कुछ काम करके भी तो दिया है ना, चाहे वो परफेक्ट नहीं होगा लेकिन काम तो करके दिया है। फर्स्ट से मैं शर्ट बनाना सीख रही हूँ, तो मैंने शर्ट बना के तो दी है, चलो मानती हूँ मैं थोड़ा बहुत इधर उधर सिलाई हो गई, लेकिन शर्ट तो बनी, तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो हुआ कुछ ना कुछ। यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता वर्क में। टेक्निक्स इसमें कौन कौन सी हैं? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, कोचिंग एंड जॉब रोटेशन आर सम ऑफ द पॉपुलर टेक्निक्स, वेयरएज यहाँ है लेक्चर्स, फिल्म, केस स्टडी, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आर सम ऑफ द पॉपुलर टेक्निक्स। अलग अलग वेज से, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल सकती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मिल सकती है, वो मेंशन है लास्ट वाले पॉइंट में। आई एम श्योर इनसे भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या बोल रहा है? स्टाफिंग इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिस्कस। वाओ, इसी क्वेश्चन का मुझे इंतजार था, मार्क इट एज IMP, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टाफिंग एक इनहेरेंट पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। स्टाफिंग और HRM को आपको कंपेयर करना है यहाँ पे। यू रिमेंबर हमने पढ़ा था HRM और स्टाफिंग में क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं बट स्टिल डिफरेंट होते हैं, बस वही एस्पेक्ट आपको क्लियर करना है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस। It says staffing function of management involves managing the organization structure with right number and the right type of managers. HRM involves planning, organizing, directing, controlling the human resource activities. Actually मैं आपको ना ये थोड़ा सा explain कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे वहाँ पे वापस। Okay, देखो, human resource management, मैनेजमेंट वर्ड में ही अपने आप एक प्रोसेस छुपी होती है। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, आपने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, हर डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, जिसमें प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग आती है, स्टाफिंग आती है, डायरेक्टिंग आती है, कंट्रोलिंग आती है। इन सारे फंक्शंस को मिला के बनता है आपका मैनेजमेंट प्रोसेस।
और HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड मैनेजमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। मानते? सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये पूरी प्रोसेस आ जाती है, वेयर एज जो स्टाफिंग है आपका वो मैनेजमेंट का सिर्फ एक हिस्सा है, सिर्फ एक फंक्शन है। क्या है? सिर्फ एक फंक्शन है। HRM में पूरी प्रोसेस आ जाती है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब आता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टाफिंग ये मैनेजमेंट का सिर्फ एक इकलौता फंक्शन है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि HRM बड़ी चीज है और स्टाफिंग काइंड ऑफ उसका एक हिस्सा है, छोटू सा। बोल सकते हैं ना ऐसा। स्टाफिंग एक फंक्शन है, वेयर एज HRM एक पूरी प्रोसेस है। HRM एक प्रोसेस है तो ये सिर्फ एक फंक्शन है जो कि उस प्रोसेस में काइंड ऑफ एक बार आता है। सो HRM बड़ी चीज है, स्टाफिंग बहुत छोटी चीज है, नैरो स्कोप रखती है। HRM बड़ा स्कोप रखता है, ब्रॉड स्कोप रखता है। ठीक है, सो यहाँ ये एक्सप्लेन करें कि स्टाफिंग का मतलब होता है सही टाइम पे, सही जगह पे, सही इंसान को बैठाना, प्लेस करना। वेयर एज HRM में आता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना, किसकी? ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज की। स्टाफिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इस लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। क्या लिखा हुआ है? स्टाफिंग इज बेसिकली एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ HRM मतलब HRM का एक हिस्सा है। मानते हैं इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा है। ऐसे मानिए पूरी काजू कतली की ट्रे है, उसमें से एक काजू कतली है। पूरी काजू कतली की ट्रे बड़ी होगी या सिर्फ एक काजू कतली? ऑब्वियसली पूरी काजू कतली की प्लेट बड़ी होगी। तो ये HRM है और ये हमारी स्टाफिंग है। पता नहीं मुझे क्यों हमेशा खाने से रिलेटेड ही एग्जाम्पल्स क्यों याद आते हैं आपको देना। एनीवेज, अच्छा बस ना यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का तरीका मैं बता देती हूँ। इन्होंने जैसे लिखा हुआ है ना, बहुत ही हॉच पॉच वाला वो है, ऐसे नहीं लिखना है अपन को। हम क्या लिखेंगे? पहले हम स्टाफिंग को एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे स्टाफिंग को थोड़ा हाईलाइट कर देंगे और स्टाफिंग को एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट पैरा बना देंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा और उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन लिखी जाएगी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्टाफिंग एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। एवरी एंटरप्राइज रिक्वायर्स मैनेजरल एंड नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज। हर एक एंटरप्राइज को मैनेजरल एज वेल एज नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है। स्टाफिंग इज कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स. Human resource management is also concerned with these functions in connection with both managers and non-managers, as the need for qualified managers has increased due to cutthroat competition and technological advancement. Importance of staffing has also increased. पहले ये बोल रहे हैं यहाँ पे स्टाफिंग इज कंसर्न विद व्हाट? प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन। मतलब ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात हो, कॉम्पनसेशन देने के बारे में बात हो, उनकी मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन, किसी भी चीज़ के बारे में बात हो, वो सारी स्टाफिंग के अंदर आती है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैनेजर्स, नॉन मैनेजर्स, सबके कनेक्शन में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे आ जाते हैं। क्वालिफाइड मैनेजर्स को आज की डेट में ढूंढ के लाना बहुत ही वो हो गया है, नीड उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो मैनेजर हो वो बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड हो, बेस्ट वो हो, और उसके लिए हमें HRM को रेफर करना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, जो छोटी कंपनीज होती है ना वो सिर्फ स्टाफिंग से काम चला लेती हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो एक अलग से डिपार्टमेंट बनाती हैं HRM का। ठीक है, तो छोटी कंपनी सिर्फ स्टाफिंग से काम चला सकती हैं, जबकि बड़ी कंपनीज HRM के उससे चलती हैं। ओके, एक ये भी डिफरेंस का पॉइंट हो गया। आप चाहे तो ऐसे इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि इन्होंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए नहीं बोला, डिस्कस करने के लिए बोला है, इसलिए पैराग्राफ्स में आंसर लिखा हुआ है। बट पैराग्राफ्स में भी बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, क्योटिक नहीं बनाना है चीज़ों को,
थोड़ा अलग से स्पेसिंग दे दे के करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। And let's move to the next question, question number 25. ये क्या बोलता है? It says HR manager of Gangotri Limited is frequently receiving the calls from workers that the new machine which was installed last week is complicated to handle. The workers are unable to operate new machine. Briefly explain how a manager can resolve this issue. HR मैनेजर जो है गंगोत्री लिमिटेड का, वो बार बार मशीन मतलब वर्कर से ऐसी कॉल्स रिसीव कर रहा है कि जो नई मशीनरी है उसे इंस्टॉल कर, जिसको लास्ट वीक इंस्टॉल किया गया था, उसको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ये बंदा कौन है? ये बंदा मैनेजर है, HR मैनेजर है, जिसको कंटिन्यूसली कॉल्स आ रही हैं वर्कर्स की कि भाई देख लो ये जो मशीनरी तुमने पिछले हफ्ते लगवाई थी ना, ये हमसे हैंडल नहीं हो पा रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। The workers are unable to operate new machinery. जो workers हैं बहुत ज़्यादा न्यू मशीनरी से खफा हैं, खफा नहीं मतलब they are not able to operate it, उनको चलानी नहीं आ पा रही है, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ अ मैनेजर कैन रिसॉल्व दिस इशू। अब आप ऐसे इमेजिन करिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन गंगोत्री के HR मैनेजर आप हैं, तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करेंगे इस इशू को? आपके पास लोग कंप्लेंट लेके आ रहे हैं कि हमसे ये नई मशीनरी चल नहीं पा रही है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हम क्या करें? तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे? आपका क्या वो बनेगा कि उनको मशीनरी कैसे चलती है वो सिखाया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, समवॉट लाइक दैट, राइट? सो यहाँ ये बोलते हैं HR मैनेजर शुड मेक द शेड्यूल एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स एज ट्रेनिंग विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द वर्कर्स। यहाँ पे HR मैनेजर को कुछ नहीं करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि वो मैनेजर वर्कर्स की स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। फर्स्ट इसमें बोलते हैं ट्रेनिंग इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज विच लीड्स टू बेटर करियर ऑफ द एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग स्किल्स एंड नॉलेज को इम्प्रूव करती है एम्प्लॉयज़ की और इससे एम्प्लॉयज़ का बेटर करियर बनता है। ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉयज़ मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीनरी, दस लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। ट्रेनिंग की वजह से मशीन्स को हैंडल करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और चांसेस किसके एक्सीडेंट्स के वो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब देखो मैं हूँ, मुझे कोई मशीन बहुत अच्छे से चलानी आती है, तो ऑब्वियसली मैं उससे रिलेटेड कोई एक्सीडेंट नहीं करने की कोशिश करूँगी, बचाव करूँगी जहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ अच्छे से चलानी नहीं आती, फिर से मुझे गाड़ी अच्छे से नहीं चलानी आती, मैं गाड़ी लेके निकल पड़ूँ और फटाफट चला रही हूँ, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो जो चीज़ आपको नहीं अच्छे से चलानी आती है उससे रिलेटेड एक्सीडेंट्स होना बहुत सिंपल बात है, बहुत नॉर्मल बात है। ट्रेनिंग इंक्रीजेस द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज एंड दस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन देम। ट्रेनिंग से जो एम्प्लॉयज हैं उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको मौका मिलता है, उनको ऐसा चांस मिलता है कि हाँ हमें थोड़ा बहुत सिखाया जा रहा है, तो वो खुश हो जाएंगे कि हमें अपडेटेड रखा जा रहा है, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो हमें बीट नहीं कर पा रहे हैं, हम उनसे अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हमारा एक्सपीरियंस ऑब्वियसली काउंट किया जा रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। सो येस, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करता है। चलिए ले लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, now let's move to the next question, that is differentiate between transfers and promotions। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन बहुत बार कर चुकी हूँ, लेकिन कभी प्रॉपर क्वेश्चन इसका नहीं आया है, तो यहाँ ये आपसे ट्रांसफर्स और प्रमोशंस में डिफरेंस पूछ रहे हैं। चलिए देखिए, वैसे समझ लीजिए एक बार। ट्रांसफ़र का मतलब होता है आप इसी पोजीशन पे हैं, फिर से मैनेजर वाली पोजीशन पे हैं और आपको दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया गया। तो ये डिपार्टमेंट 1 था, ये डिपार्टमेंट 2 है, लेकिन आपका लेवल सेम रखा गया है। इसको हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपकी जॉब पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, मतलब कोई स्टेटस में चेंज नहीं आ रहा है, जस्ट यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैविंग द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम स्टेटस। वेयरएज प्रमोशन का मतलब होता है कि आपका 1 लेवल अप हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं आप। पहले आप नीचे वाले लेवल पे थे, फिर आप ऊपर वाले लेवल पे गए, फिर आप और ऊपर वाले लेवल पे गए और फिर और ऊपर वाले लेवल पे गए। यहाँ पे आपका स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दैट इज प्रमोशन, दिस वन इज ट्रांसफर, ठीक है। दोनों के ऑब्वियसली डिफरेंसेस देखने हैं, तो लेट्स सी टेबुलर फॉर्मेट में डिफरेंसेस, जिसमें फर्स्ट है मीनिंग। मीनिंग में बोलते हैं इट मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। एक जॉब से दूसरी जॉब पे एक एम्प्लॉय को शिफ्ट करना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसे शिफ्ट करना,
ठीक है। इट मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर जॉब पोजीशन, इसमें मतलब होता है कि एक हायर पोजीशन पे अपने एम्प्लॉय को शिफ्ट करना। मूवमेंट, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, वेरस ये वर्टिकल मूवमेंट होती है। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ये यूं मूव करती है, वेरस ये यूं मूव करती है, तो सॉरी यूं मूव करती है, ठीक है, क्योंकि एक लेवल अप हो रहा है। सो दिस इज वर्टिकल मूवमेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। थर्ड पॉइंट है इफेक्ट का, इट लीड्स टू अ चेंज इन ड्यूटीज एंड वर्किंग कंडीशंस बट नॉट नेसेसरली स्टेटस एंड सैलरी। ये बोलते हैं इसकी वजह से ड्यूटीज और वर्किंग कंडीशन में चेंजेस आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है स्टेटस और सैलरी में चेंज आए। ट्रांसफर में हो सकता है तुम्हें पहले भी 20,000 रुपये मिल रहे थे, अभी भी 20,000 रुपये ही मिले, ठीक है। वेयरएज यहाँ पे क्या होता है, इट लीड्स टू अ चेंज इन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, सैलरीज एंड स्टेटस। यहाँ पे आपके अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, सैलरी, स्टेटस सब में चेंज आता है। आपने सुना है ना हमेशा कि किसी इंसान का प्रमोशन हो रहा है तो वो खुश क्यों होता है, क्योंकि उसका स्टेटस तो इम्प्रूव हो ही रहा है, एट द सेम टाइम उसको सैलरी भी इंक्रीज होके मिल रही है। तो यूजुअली यहाँ पे सैलरी इंक्रीज होती है, स्टेटस इंप्रूव होता है या इंक्रीज होता है। हाँ, कई बार प्रमोशन विदाउट सैलरी हाइक भी होते हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ आपका औहदा बढ़ता है बट सैलरी नहीं बढ़ती है, बट वो बहुत ही कम होते हैं। मैक्सिमम सिनेरियो में जब भी आपका औहदा बढ़ेगा थोड़ी बहुत सैलरी भी आपकी इंक्रीज होगी ही होगी। देन बेनिफिट की बात करें तो इट फिल्स द डेफिशिएंसी ऑफ वन डिपार्टमेंट विद द सरप्लस ऑफ अनदर। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और एक डिपार्टमेंट में कम लोग हैं और रिक्वायरमेंट ज़्यादा लोगों की थी, तो ट्रांसफ़र की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है कि ओवर स्टाफ्ड वाले डिपार्टमेंट से अंडर स्टाफ्ड वाले डिपार्टमेंट में लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है। Whereas यहाँ पे बोलते हैं टू इंक्रीज मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए ये एक तरीका है, जिससे हम ऐसी पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ट्रांसफ़र और प्रमोशन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, जितने पॉइंट्स लिखे हैं मोर देन सफिशिएंट हैं, इसके अलावा पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट्स क्वेश्चन नंबर 27, अगेन 4 मार्क्स का है ये। इसमें ये बोलते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता लगाना है। देखिए, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के विदिन से ही कोई जॉब वैकेंसी को फिल करते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के विदिन से ही एक जॉब वैकेंसी को फिल करते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बट जब हम बाहर से लोग लाके इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बिठाते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब बाहर से ला रहे हैं लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए तो वो एक्सटर्नल सोर्स कहलाया जाएगा, और अगर विदिन से ही फिल कर रहे हैं तो वो क्या कहलाया जाएगा, इंटरनल सोर्स कहलाया जाएगा। अब दोनों के डिफरेंसेस बताने हैं तो टैबुलर फॉर्मेट में है। फर्स्ट है मीनिंग, जिसमें ये बोलते हैं इट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वैकेंसी फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वेयरएज एक्सटर्नल सोर्स में दिस से फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बाहर से बेसिकली यू आर ब्रिंगिंग समवन जो कि उस वैकेंट पोजीशन को फिल कर रहा है। टाइम इन्वॉल्व, इसमें कम टाइम लगता है। भाई मेरे को एक बात बताओ, मैग्नेट ब्रेन्स में ही एक इंसान है जो पहले स्लाइड टीम का मेंबर था, आज डेट में टीचर है, ठीक है। तो यहाँ से इस पोजीशन से हटा के इस पोजीशन पे उसको बिठाने में कितना समय लगा, बहुत कम समय, बस आपको डिसीजन लेना है कि भाई इस इंसान को यहाँ से उठाना है, यहाँ पे बिठाना है। लेकिन अगर हम बोले इस टीचर को ऑल टुगेदर बाहर से एमबी में लेके आना है तो इट्स गोइंग टू बी टेक टाइम ना। मतलब ऑब्वियसली बाहर वाले को पहले इनवाइट भेजोगे, वो आएगा, डेमो लोगे, अप्रूव करोगे, कुछ इंप्रूवमेंट्स बताओगे, फिर डेमो लोगे, फिर उसके बाद अप्रूव करोगे, फिर उसको हायर करोगे, राइट। इट्स गोइंग टू टेक टाइम, राइट। सो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। थर्ड में बोलते हैं कॉस्ट में इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। ये इनएक्सपेंसिव मेथड है रिक्रूटमेंट का, क्योंकि अंदर से अंदर ही तुम रिक्रूट कर रहे हो लोगों को, बाहर से नहीं ला रहे हो। वेयर एज इट्स अ कॉस्टली मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये कॉस्टली मेथड है, इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। Effect on existing staff, it enhances morale and motivation of existing staff. Existing staff का morale improve होता है, motivation improve होता है। Reason being, अगर मान लो
एक बंदे को तुमने एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे बिठाया है, तो बाकी जितने भी लोग होंगे उनको लगेगा ना कि यार अगर नेक्स्ट कभी वैकेंसी आती है तो शायद हमारा भी नंबर लग जाए, अगर हम अच्छा काम करके दिखाएं तो शायद हमें भी मौका मिल जाए, राइट। तो सबके अंदर वो मोटिवेशन लेवल इंप्रूव हो जाएगा। Whereas when it comes to external sources, ये बोलते हैं it creates dissatisfaction among the existing staff। ये dissatisfaction create करता है existing staff के बीच में। Reason being, भाई आप एक वैकेंसी के लिए बार बार बाहर से ला रहे हो, अंदर ऐसे लोग हैं जो उस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, तो उनको ऐसे होगा ना कि यार हम थे तो फिर भी ऑर्गेनाइजेशन बाहर से ही लेके आया। जैसे घर पे कभी होता है ना, फर्स्ट से मैं CS हूँ, ठीक है, अब मेरे घर वालों में से किसी को CS का काम कराना है और वो किसी बाहर CS को ढूंढेंगे, तो मेरे को ऐसा लगेगा ना कि यार क्या है, ये काम तो मैं भी कर सकती थी ना, मेरे को क्यों नहीं दिया तुमने ये काम करने के लिए, है ना। तो मेरे अंदर डिससैटिस्फैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो वही चीज़ है कि भाई जो काम अगर अंदर वाले कर सकते हैं उसके लिए आप बाहर वालों के पास जा रहे हो तो अंदर वाले उससे खफा होंगे ही होंगे, ठीक है। फिर है स्कोप ऑफ न्यू ब्लड। इसमें नए ब्लड का स्कोप खत्म होता है, नो स्कोप होता है, क्योंकि नया ब्लड तो आ ही नहीं पा रहा, जो पुराना ब्लड था तुम्हारे यहाँ पे वही इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे नया ब्लड आ जाता है, फ्रेश टैलेंट आता है, बाहर से लोग अलग अलग चीज़ें सीख के आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं। ऑब्वियसली एक 4 चांद लगाने वाली बात हो जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, यहाँ पे इंडक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता था, उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हर चीज़ पता थी। तो ऐसे सिनारियों में उसे अलग से मतलब इंट्रोड्यूस कराना, ओरिएंटेशन उसकी कराना ज़रूरी नहीं है। वैसे बाहर से अगर आप लोगों को लेके आओगे तो ऑब्वियसली उन्हें तो इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा ना आपको, राइट, ठीक है। तो ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें, आप कोई भी 4 लिख देंगे मोर देन सफिशिएंट होंगे, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, नॉट नेसेसरी आपको 6 पॉइंट्स ही लिखने हैं। चलो 5 लिख देना अगर तुम्हें ज़्यादा ही भावुक हो रहे हो तुम और ज़्यादा ही लिखना है तो, ठीक है, बट 6 लिख के अपना टाइम वेस्ट मत करना। ओके, सो यहाँ आया है हमारा एक IMP क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है? स्टेट द स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसीजर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एंड बिफोर द जॉब ऑफर। आपको सिलेक्शन प्रोसीजर, हमने पढ़ा था कि स्टाफिंग में स्टाफिंग की प्रोसेस तो होती है, साथ में सिलेक्शन जो उसका प्रोसेस का एक हिस्सा है उसकी खुद की भी एक प्रोसेस होती है। यू रिमेंबर, मैंने हमेशा आपको बोला है कि प्रोसेसेस तो सारी पढ़नी है आपको, और स्टाफिंग में तो आपको 2-3 प्रोसेस पढ़नी है, क्योंकि पहले आप स्टाफिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर उसका एक हिस्सा होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन की खुद की एक प्रोसेस होती है, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में जो स्टेप्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। कौन से वाले स्टेप्स को करना है वो देख लीजिए स्पेसिफिकली। दे आर सेइंग आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, स्टेप्स में एक स्टेप आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, उसके बाद का, एंड बिफोर द जॉब ऑफर, जॉब ऑफर से पहले का। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद का, जॉब ऑफर से पहले का जो बीच का स्टेप होता है वो आपको एक्सप्लेन करने, यहाँ पे स्टेट करने हैं, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए ओके, इन्होंने बोला है आफ्टर जॉब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, बट यहाँ पे इन्होंने पहले ही एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहे तो ये वाला स्टेप, ये वाला पैराग्राफ स्किप कर सकते हैं। डायरेक्टली यू कैन राइट कि आफ्टर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू द नेक्स्ट स्टेप विल बी रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, और ये डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो ये अवॉइड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता क्या है? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में इंटरव्यूअर होता है, मतलब जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, और इंटरव्यू होता है जो कि कंडक्ट करवाने, मतलब जो कि उस इंटरव्यू को फेस करने के लिए आया है। ये आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेगा, आप इसकी कंपनी के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जॉब पोजीशन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर तुम दोनों एक दूसरे को आज अप्रूव करते हो तो तुम इसके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हो, राइट, उस जॉब पोजीशन पे काम करने वाले हो जिसके लिए इंटरव्यू रखा गया था। तो क्या तुम उसके साथ खुश रहोगे? ये इंसान तुम्हारे काम से खुश रहेगा? ये सब पहले से तय, मतलब ऑब्वियसली इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि एक मुलाकात में आप सामने वाले को पूरे अच्छे तरीके से जान लो, बट देन ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मतलब एक सामने वाले की सोच, सामने वाले का तरीका, सामने वाला कैसा है वो जानने के हल्का फुल्का एक वो दे देता है, हिंट दे देता है। बाकी तो एक्चुअली जब वो काम करने आएगा तभी पता चलेगा इन डिटेल कि भैया क्या कैसे है। So it says it is a formal in-depth conversation conducted to evaluate the applicant's suitability for the job. Through an interview, an interviewer seeks to obtain maximum information about the interviewee, and the interviewee seeks information about the job and the company. इसमें एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। फिर है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक।
आप पहले कहाँ से आए हैं, वहाँ पुराने लोगों का आपके बारे में क्या कहना है। फर्स्ट से आप स्कूल से डायरेक्टली आ रहे हैं तो आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल का आपके बारे में क्या कहना है। आप किसी कॉलेज से उठ के आ रहे हैं तो कॉलेज के प्रिंसिपल का, आपके इंचार्ज का क्या कहना है, आपके मतलब HOD डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उस बंदे का क्या कहना है। वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपके पुराने एम्प्लॉयर का आपके बारे में क्या कहना है, वो सारी चीज़ों से पता चलेगा कि इंसान कैसा है। मान लीजिए अगर स्कूल वाले से पूछा गया और उन्होंने बोला ये तो बहुत वायलेंट बच्चा है, ये तो क्लास में बहुत वो करता था, मिसबिहेव करता था, ये अच्छा नहीं कंडक्ट इसका, तो ऐसे में इंटरव्यूअर ऑब्वियसली कोशिश करेगा कि इंसान नहीं आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसे नहीं चाहिए होगा ये सारी चीज़ें। बट अगर मान लीजिए पुराना एम्प्लॉयर बोलता है नहीं नहीं इसका काम तो बहुत बढ़िया था, ये तो बहुत अच्छे से काम करता है, जस्ट अब यहाँ पे इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना चाह रहा है, तो ऐसे में हमें भी लगेगा ना कि नहीं मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली है कहीं से, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोगों के रेफरेंसेस लिए जाते हैं, बैकग्राउंड चेक किया जाता है ये जानने के लिए कि क्या ये इंसान यहाँ पे आके कुछ हरकत तो नहीं देगा जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही मुसीबत में फंस जाए। Many employers request names, बहुत सारे employers names, addresses, telephone numbers of references मांगते हैं सो दैट वो वेरीफाई कर पाए इन्फॉर्मेशन। मतलब कई बार क्या होता है, कोई लोग झूठ बोल के भी आ जाते हैं कि मैंने ये किया हुआ है, यहाँ से किया हुआ है, ऐसा किया हुआ है, वैसा किया हुआ है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी वेरीफाई करनी होती है। एंड गेनिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और एप्लीकेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए दीज रेफरेंसेज कैन बी टीचर्स, फ्रेंड्स, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। ये टीचर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो कि कैंडिडेट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे पाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन डिसीजन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फाइनली वो जो लोग हमने बिल्कुल शॉर्टलिस्ट करे हैं उनमें से हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हम इसको हायर करने वाले हैं। तो जो सिलेक्शन है वो फाइनल स्टेप है जिसमें हम एग्जैक्ट इंसान को पकड़ते हैं कि हाँ भैया तुझे ही हम हायर करने वाले हैं। तो फाइनल सोल्यूशन डिसीजन हैज टू बी टेकन फ्रॉम द टू बी मेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक। जो टेस्ट, इंटरव्यू और रेफरेंस चेक पास कर ले उन सब में से छाट के एक इंसान फाइनली सेलेक्ट किया जाता है। द व्यूज ऑफ द कंसर्न मैनेजर विल बी जनरली कंसिडर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय। फिर होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। आफ्टर द selection decision and before the job offer the candidate is required to undergo a medical fitness test। एक बार सिलेक्शन हो गया तो उस इंसान का फिर मेडिकल टेस्ट कराया जाता है कि मेडिकली फिट है कि नहीं है। ये ना हो कि भैया हमने इसको हायर किया और ये अगले ही दिन छुट्टी ले रहा है ये बोल के मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिकली वो फिट होना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत प्रेशर भी कंपनी का झेल ले, ये ना हो कि वो डिप्रेशन में पड़ा हुआ ऑलरेडी। द जॉब ऑफर इज गिवन टू द कैंडिडेट ओनली इफ द कैंडिडेट इज फिजिकली एंड मेंटली फिट फॉर द जॉब। जॉब इंटरव्यू, जॉब ऑफर तभी दिया जाता है कैंडिडेट को जब वो मेंटली और फिजिकली फिट होता है। देखिए पहले फिजिकली फिट होना ज़रूरी होता था लेकिन आज की डेट में मेंटली फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे यहाँ पे आजकल फिजिकल इंजरीज से ज़्यादा लोगों को मेंटल इंजरीज हो रही हैं। पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ये बहुत कॉमन हो गया। अगर आपने देखा हो रिसेंटली डिप्रेशन के इतने केसेस आ रहे हैं, मतलब आप फिगर्स चेक करो, यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस। मतलब लोग इतना ज़्यादा आफ्टर कोविड, स्पेशली कोविड में भी हमने देखा था कितने लोगों ने सुसाइड कमिट किया था जस्ट बिकॉज दे वर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस एंड स्टफ लाइक दैट। उनका मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग था ही नहीं कि वो उस टाइम का पीरियड को निभा सकें। सो येस इंडीड मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जो चेक किया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। और उसके बाद हमारा स्टेप आता है जॉब ऑफर का, ठीक है, ये वाला। तो ये एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इन्होंने बोला था एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद और जॉब ऑफर के पहले वाले सारे स्टेप्स बताने हैं, तो ये भी आपको एक्सप्लेन करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक आपको वो करना है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन सिलेक्शन डिसीजन और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, ओके, और इसके बाद जॉब ऑफर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ। आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं लेवल ऑफ पर्संस इन्वॉल्व, ऑब्जेक्टिव, ड्यूरेशन और मीनिंग के बेसिस पे। देखिए अगर मान लीजिए सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता, सिर्फ इतना सा, तो बहुत इजी होता क्योंकि कोई भी डिफरेंस वाले पॉइंट लिख दो, लेकिन ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन करके कि भैया इन्हीं बेसिस पे डिफरेंसेस हमें चाहिए, थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ना सारे डिफरेंसेस पढ़ा देती हूँ, ये भी और इसके अलावा और जितने होते हैं वो भी, ताकि जिस भी नेचर का क्वेश्चन आए, फॉर से ये अभी कितने नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए
ऐसा नहीं दिया हुआ स्पेसिफिकली इन पॉइंट्स पे, तो आप दूसरे पॉइंट्स पे लिख पाएँ, ठीक है, इसलिए मैं सारे डिफरेंसेस बता रही हूँ यहाँ पे। चलिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्स्ट है मीनिंग। मीनिंग में ये बोलते हैं, ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज फॉर डूइंग अ वर्क। एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, अच्छे से करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपका नॉलेज लेवल, आपका स्किल लेवल इंप्रूव किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, ताकि आप उस स्पेसिफिक काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। वेयरएज ये जो होता है, इसमें ये बोलते हैं, इट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज। ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ पे काम करता है। देखिए, एक हो गया 12th क्लास के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ नॉलेज दी जा रही है, तो वो स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। लेकिन आपको 12th में ओवरऑल अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ऐसे में आपकी ओवरऑल चीज पे फोकस किया जा रहा है, कोई स्पेसिफिक चीज पे फोकस करके नहीं काम कराया जा रहा। ट्रेनिंग में वेरएज एक वर्क से रिलेटेड जो नॉलेज होती है वो आपको दी जाती है। डेवलपमेंट में आपको सारे तरह की अपलिफ्टमेंट दी जाती है, ताकि आप ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी ग्रो कर सके, ठीक है। These are learning opportunities which are designed for the employees to grow। ये लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि ऐसे डिजाइन की जाती हैं ताकि एम्प्लॉयज ग्रो कर सके। aim, its main aim is to help the employee to do the better job। इसका मेन एम होता है एम्प्लॉयज की हेल्प करना ताकि वो जॉब अच्छे से कर पाए। इट्स मेन एम इज टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज। इसका मेन एम होता है ओवरऑल ग्रोथ करवाना। ये जॉब ओरिएंटेड होती है, ये पीपल ओरिएंटेड होती है, करियर ओरिएंटेड होती है, लोगों के करियर से रिलेटेड होती है ये, जबकि जॉब पे फोकस करती है। स्कोप ऑफ लर्निंग, इसमें स्कोप ऑफ लर्निंग कम है, नैरो है, रीजन बीइंग जॉब से रिलेटेड ही आपको सारी चीजें दी जाएंगी, वेयरएज इसमें ब्रॉडर स्कोप है। ओके, देन सुटेबिलिटी, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ। ये ज्यादातर सुटेबल होती है टेक्निकल स्टाफ के लिए, जबकि ये मैनेजरल स्टाफ के लिए ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मैनेजरल स्टाफ में आपको सब कुछ हैंडल करना होता है ना, इसलिए डेवलपमेंट कराई जाती है। स्किल्स, इट इन्वॉल्व्स टीचिंग टेक्निकल स्किल्स। ये टेक्निकल स्किल्स सिखाती है, ये ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस करती है। ये जॉब ओरिएंटेड होती है, ये करियर ओरिएंटेड होती है। टीचिंग टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स पे फोकस करती है। शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। नॉन मैनेजरल होते हैं यहाँ पे ट्रेनीज, यहाँ पे मैनेजरल होते हैं, ठीक है। फिर नॉलेज इज इम्पार्टेड फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब, जबकि यहाँ पे ओवरऑल वाले पे फोकस किया जाता है। मतलब इन अ वे ना इतने सारे डिफरेंसेस लिख दिए, लेकिन मतलब सब ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। सबका मेन फोकस यही है कि स्पेसिफिक पे फोकस करते हैं, ये ओवरऑल पे करते हैं, तो ये नैरो हो जाते हैं, ये ब्रॉड हो जाते हैं। ये आपकी उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में मदद करेंगे, ये आपकी करियर में वो करेंगे। ये जॉब ओरिएंटेड होते हैं, ये करियर ओरिएंटेड होते हैं, ऐसा है। Employees take initiative in providing training to their employers. Individuals take initiative by themselves for their growth and development। यहाँ पे individuals खुद ही initiative लेते हैं, जबकि यहाँ पे employer initiative लेता है, क्योंकि उसको लगता है अगर employee अच्छे से काम करना सीख जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी productivity increase होगी। उसकी productivity increase होगी तो ultimately ये फायदेमंद होगा organization के लिए ही, ठीक है। So ये हैं आपके डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फटाफट अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है आपकी पहली स्लाइड। बहुत सारे डिफरेंसेस इसमें लिखे हुए हैं, आपको जो भी बढ़िया 4-5 लगे उनको यूज़ कर लेना अपने फाइनल शीट में, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली आपसे नहीं बोला कि इन बेसिस पे डिफरेंशिएट करो। दिस इज सेकेंड स्लाइड एंड दिस वन इज थर्ड एंड लास्ट स्लाइड। इसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 30th क्वेश्चन, जिसको पूछने के 2 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है, व्हाट इज मेंट बाय रिक्रूटमेंट। एक्सप्लेन एनी 5 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, और कोई भी 5 एक्सटर्नल सोर्सेज बताइए आप रिक्रूटमेंट करने के। एज पर मैनेजर ऑफ ADICS, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। मतलब इस पर्टिकुलर मैनेजर के अकॉर्डिंग जो हमारा रिक्रूटमेंट है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। डू यू अग्री विद द व्यू ऑफ मैनेजर, क्या आप अग्री करते हैं इस व्यू से मैनेजर की। एक्सप्लेन एनी 4 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आप कोई भी 4 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को एक्सप्लेन करिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है 5 को करिए तो आपको 5 को ही करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने 4 को बोला है तो आपको 4 को ही करना पड़ेगा। इन दोनों में ही आपको सबसे पहले रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। रीजन बीइंग, इसमें भी पहले पूछा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय रिक्रूटमेंट, और
यहाँ पे भी पहले बोला हुआ है कि रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है, और उसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चन पे आना है। तो इन अ वे देखा जाए तो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चंस को मिलके बना हुआ है। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते हुए ध्यान दीजिएगा कि क्या इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है या एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर दो क्वेश्चन है या दो से ज्यादा क्वेश्चन है, देन इन दैट सिनेरियो आपको आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग करना है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से जस्टिफाई करना है अपने आंसर से। ओके, चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। It says recruitment is the process of searching prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. Thus, it is also called a positive process. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रिक्रूटमेंट में आप लोगों को इन्विटेशन देते हैं कि आइए हमारे यहाँ पे जॉब वैकेंसी है, प्लीज़ अप्लाई करिए, एंड अगर हमें आप फिट लगे इस जॉब के लिए तो हम आपको रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इन्विटेशन दे रहे हो तो पीपल आर गेटिंग अ चांस टू अप्लाई, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ पॉजिटिव थिंग। बट सिलेक्शन ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि लोगों में से एक इंसान को चुन के बाकी सबको आप गुड बाय बोलते हो और बोलते हो घर जाओ अपने, तो लोग वहां पे निराश होकर घर जा रहे हैं, तो दैट्स अ नेगेटिव प्रोसेस। तो इसलिए रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है, सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। और यहाँ एक्सक्यूज मी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली रिक्रूटमेंट के बारे में बात हुई है तो हम सिर्फ उसी एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे। देन दे आर सेइंग देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में आते हैं ट्रांसफर एंड प्रमोशन, इंटरनल में मतलब ऑर्गेनाइजेशन के विद इन से ही वैकेंसी फिल कर रहे हैं, एक्सटर्नल में हम बाहर से वैकेंसी फिल कर रहे हैं। इसमें आता है कैंपस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एडवर्टीजमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वेब पब्लिशिंग। अब यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है, इनमें से कुछ मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो मैं उनको स्किप करूंगी। फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें कुछ नहीं होता, आप अपने नोटिस बोर्ड पे ना एक नोटिस लगा देते हैं कि भैया देखिए हमारे यहाँ पे ये जॉब्स वैकेंट हो गए हैं, whoever wants to apply अप्लाई कर लीजिए। ये सबसे डायरेक्ट तरीका होता है, लोग आएंगे, लोग ये नोटिस पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे एंड देन बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी। Under this, a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the details of the jobs available. Job seekers assemble outside the premises of the organization on a specific date and selection is done on the spot. ये स्पेसिफिक डेट पे लोग क्या करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे, वो देखेंगे एंड देन उसके बाद वहाँ पे उनका मतलब उसी टाइम उनका वो हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा एंड देन वो बन जाएंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के क्या एम्प्लॉय या फिर वर्कर्स, कुछ भी बोल सकते हैं। इट इज़ यूजुअली यूज टू एम्प्लॉय कैजुअल एंड बदली वर्कर्स हु आर पेड रेम्यूनरेशन ऑन डेली बेसिस। ये यूजुअली कैजुअल या फिर बदली वर्कर्स जो होते हैं ना, जिनको डेली बेसिस पे वेजेस दिए जाते हैं कि भैया तुम आओ यहाँ पे ये काम करो, तुम्हें हर रोज जाते वक्त तुम्हारी पगार मिल जाएगी। ठीक है, द मेरिट ऑफ यूजिंग दिस मेथड इज दैट इट इज इनएक्सपेंसिव एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट। ये थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव है, रीजन बीइंग तुमने क्या किया है, बस अपने नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस प्लेस किया। एक नोटिस निकालने में तुम्हें कितना खर्चा आया होगा, 1 रुपये, 1 रुपये भी पूरा नहीं, राइट। तो ये थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव वो कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स। इसमें दे से मेनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन देयर फाइल्स। यूजुअली क्या होता है, लोगों के पास बहुत सारे कई बार आ जाते हैं डेटाबेसेस, बहुत सारे रिज्यूमेस आ जाते हैं और उतने उस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं होते, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जितने भी रिज्यूमेस आए हैं वो अपने पास जोड़ के रख लेते हैं कि भाई चलो इस बार तो हम इस इंसान को हायर करें, बट बाकी जो थे वो भी सही थे, थोड़े बहुत इससे कम थे, तो इनके तुम डेटाबेस में अपना रख लो जो भी रिज्यूमेस हैं, सीवीज़ हैं, और जब ना यहाँ पे अगली वैकेंसी आएगी तब उसको अप्लाई करना, मतलब उनको मौका दे दोगे कि तुम आके अप्लाई कर लो। ठीक है, एडवर्टीजमेंट में तुम न्यूज़पेपर में या जर्नल्स में एडवर्टीजमेंट देते हो और वहाँ पे मौका देते हो लोगों को कि अप्लाई करो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में बेसिकली ऐसे मतलब दैट्स बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जाके जहाँ पे जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स दोनों आते हैं, और ये गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई पे चीज़ें चलती हैं, जिस जॉब वैकेंसी की डिमांड है, सप्लाई वहाँ उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। प्लेसमेंट एजेंसीज ये प्राइवेट वाले होते हैं, ये भी सेम काम करते हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस करते हैं, लेकिन प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट में यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके सिलेक्शन किया जाता है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे पूछा जाता है क्या तुम ऐसे इंसान को जानते हो जो ये काम कर लेगा। अगर वो ऐसे इंसान को जानते तो वो भेज देता है। जैसे यहाँ पे टीचर से पूछा जाता है कि आप ऐसे टीचर को जानते हो जो ये सब्जेक्ट पढ़ा लेगा, तो ऐसे में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय है वही रिकमेंड कर रहा है नए एम्प्लॉय का वो।
लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसके अंदर बहुत सारी लेबर होती है और जहाँ पे भी ज़रूरत होती है लेबर की, ये कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्टली क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है और अपने जो लेबर होती है उसको भेज देता है काम करने के लिए। टेलीविजन पे भी एडवर्टीजमेंट दी जा सकती है और इंटरनेट पे भी एडवर्टीजमेंट दी जाती है, ये दोनों चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब पता, एक काम करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्चुअली यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो। पहले इन्होंने रिक्रूटमेंट का मतलब एक्सप्लेन किया। दीज आर 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज 4 नंबर का क्वेश्चन है, इतना तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने स्पेसिफिकली तुमसे एक्सटर्नल सोर्सेज पूछा, एक्सटर्नल सोर्सेज पर डायरेक्टली तुम आ सकते हो, और जो एक्सटर्नल सोर्स उन्होंने डायरेक्टली पूछा था वही लिखना, ज़्यादा सारे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड इसके बाद एक और आएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, एंड दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, ओके, एक और बचा था, इसका भी ले लो यार। चलो 31st क्वेश्चन है, इसके बाद 3 क्वेश्चन और होंगे। ये बोल रहे हैं व्हाट आर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, गिव एनी 2 कॉमन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सेम क्वेश्चन है, राइट। इन्होंने स्पेसिफिकली एक्सटर्नल सोर्स के बारे में पूछ लिया। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या होता है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी को फिल करने के लिए बाहर से लोगों को लेके आते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। 2 एक्सटर्नल सोर्सेज, एक एडवर्टीजमेंट बता दिया, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बता दिया। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट दोबारा से, क्योंकि अभी किया जस्ट, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ओके, 32nd क्वेश्चन है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट यूज इन सिलेक्शन प्रोसेस। आपको यहाँ पे वो सारे टेस्ट मेंशन करने हैं, एट द सेम टाइम एक्सप्लेन भी करने हैं, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। यू हैव टू एक्सप्लेन एंड मेंशन ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। ओके, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ये सारे टेस्ट हैं। किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इंटेलिजेंस ऑब्वियसली किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली कि उस इंसान की कितनी पोटेंशियल है नई स्किल्स सीखने की, क्या वो इंसान एंथुजियास्टिक है कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आऊँगा तो ये कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये कुछ नया सीखने को मिलेगा। यूजुअली जो यंग लोग होते हैं ना, जो यंग ब्लड होता है, उनके अंदर ये बहुत होता है कि मुझे जितना सीखना को मौका मिले उतना सीख लूँगा। तो ये चीज़ उनमें मतलब यूजुअली ये एप्टीट्यूड टेस्ट तभी लिया जाता है ताकि वो जान सके कि इंसान के अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है सीखने का नया। पर्सनालिटी टेस्ट मतलब किस सिचुएशन में तुम कैसे रिएक्ट करोगे, तुम्हारे इमोशंस कैसे निकलेंगे, पैनिक तो नहीं हो जाते, रोने धोने तो नहीं लग जाते, डिप्रेशन में तो नहीं चले जाते, सही से हैंडल कर पाते हो सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड के नहीं कर पाते, वो सारा देखा जाता है। ट्रेड टेस्ट में बेसिकली मेजर किया जाता है एग्जिस्टिंग स्किल्स जो तुम्हें आती हैं, और इंटरेस्ट टेस्ट में तुम्हारे इंटरेस्ट लाइन जानी जाती है ताकि तुम्हें उसके अकॉर्डिंग काम दिया जा सके। ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला टेस्ट बेसिकली आपको कितनी एग्जिस्टिंग स्किल्स आती हैं वो जानने के लिए किया जाता है, whereas एप्टीट्यूड टेस्ट में आप नई स्किल सीखने में कितना पोटेंशियल रखते हैं उसके लिए कंडक्ट किया जाता है। तो ये नई स्किल्स के बारे में है, whereas ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स के बारे में है। ओके, आप चाहें तो इसे थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर सकते हैं, रीजन बीइंग ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए आप पता है क्या कर सकते हो, ऐसा एक फ्लो चार्ट बना दो, पहले सारे टेस्ट इसमें मेंशन कर दो, फिर एक एक करके सारे टेस्ट को एक्सप्लेन करना शुरू करो। इससे क्या होगा, आंसर की लेंथ लंबी लगेगी। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं किया आपने, इसमें कुछ अलग नहीं किया, बट लेंथ इंक्रीज करवा दी। ओके, अब हमारा आया है 33rd क्वेश्चन, जो कि लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ये केस स्टडी, और इसके बाद भी जो क्वेश्चन होगा वो भी केस स्टडी ही होगी। तो ये दोनों केस स्टडी क्या बोलती हैं, लेट्स सी। ओके, सो दिस case study is about training of staff at NTBSC Dabbawalas.
Okay, dressed in traditional kurta pajama and a Gandhi topi, these two swayed HR managers from across the country. While the presentations made by HR managers from reputed companies on developing human potential, HR perspective at Ahmedabad Management Association were well received. It were Dabbawalas from Nutan Mumbai Tiffin Box Supply Charity Trust who stole the show. Both Gangaram Talekar and Raghunath Medge made PowerPoint presentations from their laptops. From supply chain management to organization structure, each slide on the screen gave audience an insight into how NTBSC has successfully run their organization for over 115 years. This was error rate of just 1 in 16 million. सिर्फ एक एरर रेट है 16 बिलियन में, सोच के देखो. 6 सिग्मा ऑफ 99.9999% विदाउट एनी टेक्नोलॉजी बैकअप, स्टैंडर्ड प्राइसिंग एंड नो स्ट्राइक्स. अबव ऑल दे ऑल्सो स्पोक अबाउट द जीरो attribution rate at NTBSC. Of the 5,000 people associated with the service, over 3,500 are illiterate. We don't even know what Six Sigma means, but we believe in customer satisfaction, he added. The duo touched upon time management, customer care, value system of organization and training. Our experienced members teach trainees. For them, it is very important to understand the code, as most of the new people who come to us are illiterate. We conduct a training program for them. That's the reason why we have been able to maintain such a low error rate, said one of the partners. Okay. सो पहले केस स्टडी समझा देती हूँ तुम लोगों को, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं. एक्चुअली क्या हुआ, एक प्रेजेंटेशन वो चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज, मतलब डिफरेंट कंपनीज़ के, इंडिया से ही डिफरेंट कंपनीज़ के लोग आए हुए हैं वो प्रेजेंटेशन देने के लिए. लेकिन उस प्रेजेंटेशन की लाइमलाइट में आ गए हैं दो लोग जिनका नाम है गंगाराम तालेकर एंड रघुनाथ मेदगे. क्यों आ गए हैं? क्योंकि ये डब्बावाला से कनेक्टेड हैं और इन्होंने डब्बावाला किस तरह से वर्क करता है वो सब लोगों को बताया है. तो एवरीबडी इज़ वेरी इम्प्रेस कि भैया इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हम संभालते हैं, बट देन द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग दैट्स बियॉन्ड लाइक एनीथिंग. तो उनकी तारीफ में मतलब बाकी सारे लोग बहुत खुश हो रहे हैं. इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे चलता है, कैसे हम बिल्कुल विदाउट एरर काम करते हैं. एंड एट द सेम टाइम इन्होंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं मैक्सिमम उनमें से इलिटरेट लोग हैं. हम कोड समझाते हैं उन्हें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी भी डब्बे को टाइम पे ना पहुंचाया हो, कुछ गलती हो गई हो, किसी का डब्बा किसी को पहुंचा दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है. टाइम पे हमेशा जॉब मतलब जो कस्टमर हमारे साथ एसोसिएटेड है, जो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन हमारा मेन काम है. ठीक है, ये सारा एक्सप्लेन किया उन लोगों ने और ये भी बताया कि हमारे जो एक्सपीरियंस मेंबर है ना वो नए नए लोगों को ट्रेन करने का काम करते हैं. तो यहाँ पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं ये. ओके, सो दिस इज द केस स्टडी. अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था विद रेफरेंस टू द अबव केस डिफाइन ट्रेनिंग. आपको ट्रेनिंग को डिफाइन करना था. दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ट्रेनिंग इज एनी प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड abilities of the employees to perform specific jobs are increased. It is a process of learning new skills and application of knowledge possessed. ट्रेनिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके चलते हुए हम एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ की जो होती हैं उन पे फोकस करते हैं, उनको इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड, सो दैट वो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए और वो और बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज यूज बाय डब्बावालास. तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग डब्बावालास ले रहे हैं वो कौन सी ट्रेनिंग है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग है. ठीक है, क्यों? क्योंकि काम करते करते वो लोग सीख रहे हैं. इसमें लिखा हुआ था ना जितने भी नए लोग ज्वाइन करते हैं वो इलिटरेट होते हैं, उन्हें कोडिंग सिखाई जाती है, तो वो काम करते करते सीख रहे हैं सारी चीज़ें. ठीक है, एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ दिस टाइप. ऑन द जॉब ट्रेनिंग के 3 मेथड बताने थे. अप्रेंटिसशिप, कोचिंग, इंटर्नशिप. 3 मेथड हो गए. Okay, and now we are on last question, that is question number 34. अब ये क्या बोलता है देख लेते हैं इसे भी. Okay, last question, case study 2. It says Divya wants to start a designer studio in her locality. For this, she proposed Monica to get into a partnership firm who was a diploma holder in HRM. The two analyzed that they need a designer for the studio. They also need dynamic sales staff and an accountant for maintaining accounting records.
Therefore, after determining the organizational structure, they started the staffing process with the guidance of Monica. In context of the above, answer the following questions. Identify the first 3 steps in the process of staffing. Okay. सारे आंसर साथ में ही लिखे हुए हैं, बट ठीक है, इट्स ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सो आई डोंट थिंक सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम. दिव्या एक डिज़ाइनर स्टूडियो खोलना चाहती थी अपनी लोकेलिटी में, जिसके लिए उसने एक और इंसान मोनिका को अप्रोच किया और उसको बोला कि चलो अपन दोनों पार्टनरशिप में शुरू करते हैं ये चीज़. मोनिका जो है वो डिप्लोमा होल्डर है HRM में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उसने डिप्लोमा किया हुआ है. द टू एनालाइज, इन दोनों ने एनालाइज किया कि दे नीड अ डिज़ाइनर फॉर द स्टूडियो, उनको स्टूडियो के लिए एक डिज़ाइनर चाहिए रहेगा. दे ऑल्सो नीड डायनामिक सेल्स स्टाफ, उनको सेल्स स्टाफ भी चाहिए होगा, और अकाउंटिंग के लिए एक अकाउंटेंट भी चाहिए होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट भी चाहिए होगा. देयरफॉर आफ्टर डिटर्मिनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दे स्टार्टेड द स्टाफिंग प्रोसेस विद द गाइडेंस ऑफ मोनिका. और जैसे ही उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिटर्मिन किया, उसके बाद उन्होंने स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया मोनिका की मदद से. इस कंटेक्स्ट में आपको आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, स्ट्रेट अवे पूछा हुआ है. इन्होंने ये भी नहीं बोला कि स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, किस प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, डायरेक्टली बोला 3 स्टेप बताओ. तो फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकंड है रिक्रूटमेंट, थर्ड है सिलेक्शन. ओके, 3 स्टेप बताने तो 3 बता दिए. इज स्टाफिंग एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, गिव रीजन फॉर द आंसर. भाई देखो, तुम मुझे बताओ कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले दो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो बिना ह्यूमन बींग्स की चलती है. मैं ये भी मान सकती हूँ कि एक आधा ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन रोबोट्स मशीन्स इन सब चीज़ों की वजह से चल रही है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग तो चाहिए ना. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज तक एग्जिस्टेंस में ऐसी नहीं आई है जो ह्यूमन बींग्स के बिना चल रही हो, और अगर वही उनकी स्टाफिंग नहीं होगी, उनकी प्लेसमेंट नहीं होगी, तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा. तो येस इंडीड, स्टाफिंग बहुत ही एसेंशियल एक फंक्शन है, एक बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है, रीजंस लिखे हुए हैं. इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ द मोस्ट सुटेबल पर्सन, मोस्ट कैपेबल पर्सन को आप रिस्पेक्टिव जॉब पे बिठाने का काम करते हो इसके थ्रू. इट इंश्योर्स बेटर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब. बेटर परफॉर्मेंस इंश्योर करते हैं सही इंसान को सही जॉब पे प्लेस करने से. इट इंश्योर्स कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की इसके थ्रू इंश्योर होती है. इट हेल्प्स टू अवॉइड ओवर मैनिंग, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड हाई लेबर कॉस्ट. इससे आप ओवर मैनिंग अवॉइड करते हैं, मतलब एक ही जगह जहाँ पे कम लोगों की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ज़्यादा लोग भर दिए, इस चीज़ को अवॉइड करते हैं. अंडर यूटिलाइजेशन मैन पावर का मतलब उनकी क्षमता ज़्यादा है बट तुम उसे फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें तुम कम कर पाते हो. एंड दैट्स इट. बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट. कम ऑन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एंड यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा इस चैप्टर का ये वीडियो. आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन नीचे है, फट से जाके लिख दीजिए. एंड साथ में अगर मान लीजिए आपको बुक्स चाहिए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट के लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिएगा. सारे प्लेलिस्ट के लिंक आपके मेल अकाउंट में आपके पास आ जाएंगे. ठीक है, आपको ये बता दूं दैट मैग्नेट ब्रेन्स अब यूट्यूब पे नहीं बल्कि एप्लीकेशन और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जिसे आप आसानी से ये एक्सप्लोर कर सकते हैं. हम 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. विद दैट वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दीज कोर्सेज टू. सो जिस भी स्टूडेंट को इंटरेस्ट आए इन कोर्सेज में से किसी कोर्स में, जाके वो अपने आप मतलब अपने वीडियो देख सकता है. ठीक है, दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.